हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन में चैप्टर 4 का रिवीजन करने जा रहे हैं। ठीक है, सॉरी, चैप्टर 3 का। ये थ्योरी ऑफ मशीन का कौन सा है? चैप्टर 3 है, डायनेमिक्स ऑफ मशीन। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? डायनेमिक्स ऑफ मशीन। क्या है? डायनेमिक्स ऑफ मशीन या डायनेमिक्स ऑफ मशीन। ठीक है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं मशीनों की गतिकी। इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, मतलब इसको रिवाइज करने जा रहे हैं। पूरे चैप्टर को हम लोग जो जो इसमें इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है इसमें आता है स्टैटिक फोर्स एनालिसिस। क्या आता है? स्टैटिक फोर्स एनालिसिस। ठीक है, यानी कि स्टैटिक बल विश्लेषण। हिंदी में क्या बोलेंगे? स्टैटिक बल विश्लेषण। इसका मतलब क्या है? स्टैटिक बल विश्लेषण यानी स्टैटिक फोर्स एनालिसिस से मतलब ये है कि जब कोई किसी मैकेनिज्म पर स्टैटिक कंडीशन में जो फोर्सेज लगेंगे, ठीक है, उस समय जो है, या फिर आपके जो भले ही मैकेनिज्म मूविंग कंडीशन में है लेकिन जो डेड लोड लग रहे होंगे यानी जो लोड बदल नहीं रहे होंगे उनका मान बहुत ज़्यादा है मूविंग लोड की तुलना में, यानी डायनेमिक्स लोड की तुलना में। डायनेमिक लोड का मतलब हो गया इनर्शिया लोड, जो कि हम लोग आगे देखेंगे अभी क्या होता है। उनका एनालिसिस करना मीन्स किसी मैकेनिज्म पर जब लग रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है उनके लिंक्स वगैरह पर, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये बता दें आपको, सबसे पहले बता दें कि जो भी हम इतना लिखेंगे, जो भी हम बताएंगे आपको, इतना ही आपको लिखना। अगर स्टैटिक फोर्स एनालिसिस लिख दिया आपके एग्जाम में पूछ दिया तो ठीक है। अब इसमें बात ये आती है ना कि एक्चुअली में स्टैटिक फोर्स एनालिसिस बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक है, और उसको बताने लगा जाए तो हम बताने के लिए तो बता देंगे, लेकिन फिर वही है, आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम पीछे भी नहीं पढ़ाए थे इस चीज़ को, बहुत लंबा नहीं खींचे थे। ठीक है, और आपके जो टीचर्स हैं, जो एग्जाम जो आपके डिप्लोमा में पढ़ाते हैं टीचर्स, उनको भी नहीं पता एक्चुअली में उसके बारे में, क्योंकि उसको पढ़ाने के लिए हमको बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, एक एक चीज़ बताना पड़ेगा एक्चुअली में फोर्सेज के बारे में। और जो भी आप पढ़ते हैं वो सब जो मिसकंसेप्शन होगा आपके अंदर का वो सब दूर करना पड़ेगा, फिर आपको आगे ले जाना पड़ेगा। तो इसलिए वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे मतलब नहीं पढ़े हैं। ठीक है, और आपको करना भी यही है। स्टैटिक फोर्स एनालिसिस पूछ दिया, 4 बार मैकेनिज्म अगर आपके सामने आ जाए तो कैसे स्टैटिक फोर्स एनालिसिस करेंगे, ये सब चीज़ें हैं आप एक्चुअली में स्टैटिक फोर्स एनालिसिस का मतलब। लेकिन वो आपको करना नहीं, बस समझना कि स्टैटिक फोर्स एनालिसिस का मतलब क्या है। ठीक है, बस करना नहीं है, नहीं तो करने के लिए तो करा दे लेकिन आपको न समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको बेसिक से नहीं बताया गया उस तरीके से, और न ही आपके जो टीचर हैं वो समझ पाएंगे आप अगर एग्जाम में लिख के आएंगे तो। ठीक है, और नहीं लिखना है आपको। तो समझते हैं स्टैटिक फोर्स एनालिसिस का मतलब बस क्या है। ये बस एनालिसिस हम करने नहीं जा रहे हैं, बस यहाँ पे समझते हैं मतलब क्या है। ठीक है, तो सभी प्रकार के मशीनरी में एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक फोर्सेज का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, जैसे एक बेल्ट फेल्ट नहीं है, एक बेल्ट से पुली पर और एक गियर से शाफ्ट पर पावर का ट्रांसमिशन, मोशन का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, उसके बाद मशीन मैकेनिज्म के डिजाइन में इनपुट से आउटपुट तक ट्रांसमिट होने वाले फोर्सेज का मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन जानना आवश्यक होता है। ठीक है ना, फोर्सेज का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जानना आवश्यक होता है। ठीक है, यह एनालिसिस ही क्या कहलाता है? यह एनालिसिस मशीन कंपोनेंट में डेवलप होने वाले स्ट्रेसेज को विथस्टैंड करने के लिए उनके प्रॉपर साइज के सिलेक्शन में मदद करता है। ठीक है ना, यानी कि अगर उस पर लगने वाले फोर्सेज और फोर्सेज का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर हमको पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, उस उनमें जो कंपोनेंट लग रहे हैं उनमें उत्पन्न होने वाले स्ट्रेस को भी हम जान पाएंगे, और उन स्ट्रेसेज के आधार पर हम प्रॉपर डिजाइन कर पाएंगे। ठीक है, प्रॉपर साइज और शेप का हम सिलेक्शन कर पाएंगे कंपोनेंट्स का, यही बात है। ठीक है, उसके बाद यदि साइज प्रॉपरली सेलेक्ट नहीं किए होंगे तो कंपोनेंट्स क्या होंगे, मशीन ऑपरेशन के दौरान फेल हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आवश्यक स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्ट्रेंथ के मेंबर्स डिजाइन कर दिए जाते हैं तो मशीन जो होंगे कंपीट नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि कॉस्ट जो है और वेट और साइज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक भी नहीं रखना है, उसका शेप एंड साइज को ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा रखेंगे तो मटेरियल जो है ज़्यादा लगेगा तो कॉस्ट भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, और
कम रखेंगे तो फेलियर होने का चांस रहेगा, इसीलिए प्रॉपर चाहिए, ठीक है, प्रॉपर वे में चाहिए हमको। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे का, पूरा हम देख ही रहे हैं किसके बारे में, स्टैटिक फोर्स एनालिसिस का मतलब क्या है उसी के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे, देखिए यदि किसी मशीन के कंपोनेंट्स एक्सेलरेट करते हैं तो उनके मासेज यानी द्रव्यमानों के कारण क्या होता है, इनर्शिया फोर्सेज उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इनर्शिया फोर्स अभी जान लीजिए, बस आपको क्या जानना है कि अगर कोई भी मास एक्सेलरेट करेगा यानी कोई भी बॉडी एक्सेलरेट करेगा तो उसमें क्या आएगा, इनर्शिया फोर्स आएगा। ये क्या है आगे हम आपको बताएंगे डायनेमिक फोर्स एनालिसिस में जब आएंगे तब, ठीक है। हालांकि यदि इनर्शिया फोर्सेज का मैग्नीट्यूड एक्सटर्नली अप्लाइड लोड्स की तुलना में कम है तो मशीन मैकेनिज्म को एनालाइज करते समय नेग्लेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि मैकेनिज्म को एनालाइज करते समय यानी फोर्सेज का एनालिसिस करते समय नेग्लेक्ट किया जा सकता है अगर इनका मैग्नीट्यूड, किसका, इनर्शिया फोर्सेज का मैग्नीट्यूड एक्सटर्नली अप्लाइड लोड्स यानी बाहर से जो लोड लगाए जा रहे हैं, ठीक है, उनकी तुलना में अगर कम है। यहाँ पे एग्जांपल से पता चलेगा। इस प्रकार का एनालिसिस क्या होता है, स्टैटिक फोर्स एनालिसिस कहलाता है। इस प्रकार का एनालिसिस ही क्या कहलाता है, स्टैटिक फोर्स एनालिसिस। जैसे उदाहरण से हमको समझ में आ जाएगा। उदाहरण के लिए एक भार उठाने वाले क्रेन में बकेट लोड्स और स्टैटिक वेट लोड डायनेमिक लोड की तुलना में क्या होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि जो भार उठाता है, अगर क्रेन अगर भार उठाएगा तो भार जो एक्चुअली में जो वेट उठाएगा उसका जो है वैल्यू बहुत ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू किसके, आपके जो उसमें क्रेन में जो कंपोनेंट्स चल रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, तो मूव करने के कारण एक्सेलरेशन आएगा यानी त्वरण आएगा, तो उनके मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही हमारा कहलाता है इनर्शिया फोर्स। तो इनर्शिया फोर्स कम होगा, और कम होगा क्या होगा, बहुत होगा तो मतलब एक मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से त्वरण कर रहा है, 100 kg का होगा तब भी 100 न्यूटन ही आएगा। लेकिन जब वो लोड उठाता है तो बहुत ज़्यादा क्विंटल लोड जो है उठाता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो जो बकेट लोड होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू इनर्शिया फोर्स से। तो वहाँ पे एनालिसिस कौन सा होता है, जो फोर्सेज का एनालिसिस करते हैं इनर्शिया फोर्स को निगलेक्ट करके, ठीक है ना, यानी इनर्शिया फोर्सेज को निगलेक्ट करके जो है, इनर्शिया फोर्सेज को निगलेक्ट करके केवल एक्सटर्नली अप्लाइड लोड्स का जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसे ही हम बोलते हैं स्टैटिक फोर्स एनालिसिस। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, स्टैटिक साम्यावस्था में, इसको आगे और उसी में लिख देंगे, ठीक है। इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम सभी एक्टिंग फोर्सेज का वेक्टर सम क्या होता है, 0 होता है। यानी सभी जो लग रहे बल होंगे उन सभी का वेक्टर सम यानी कि सदिश योग जो होता है वो 0 होगा, ठीक है। और किसी पॉइंट के अबाउट सभी मूवमेंट्स का वेक्टर सम क्या होगा, 0 होगा। किसी भी कोई भी पॉइंट ले लेंगे उसके अबाउट जो सभी मूवमेंट का वेक्टर सम होगा वो 0 होगा। तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0, सिग्मा टी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे टी से हम टार्क या मूवमेंट बता रहे हैं, यही मूवमेंट है, मूवमेंट या फिर आप क्या कर सकते हैं, टॉर्क बोल सकते हैं। तो मूवमेंट या टॉर्क। अब हम लोग देखेंगे डायनेमिक फोर्स एनालिसिस, ठीक है। तो डायनेमिक फोर्स एनालिसिस, चलिए, तो डायनेमिक फोर्स एक्सेलरेटिंग मासेज से संबंधित है, ठीक है। डायनेमिक फोर्सेज कैसे हैं, जब मासेज यानी द्रव्यमान एक्सेलरेट होते हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ, तभी मशीन्स में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो एक्सेलरेट होते हैं, ठीक है। अतः जब मशीन ऑपरेट करता है तो इनर्शिया फोर्सेज उत्पन्न होते हैं, ठीक है। वही कहा गया है कि सभी मशीन में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो एक्सेलरेट करते हैं यानी उनमें एक्सेलरेशन आता है। तो जब मशीन ऑपरेट करता है तो इनर्शिया फोर्सेज आते हैं, क्योंकि एक्सेलरेटिंग मासेज के कारण ही इनर्शिया फोर्स आता है, यानी एक्सेलरेट होगा तो इनर्शिया फोर्स। जब इनर्शिया फोर्स अथवा डायनेमिक फोर्सेज, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेज की तुलना में ज्यादा होते हैं, यानी इनर्शिया फोर्स अथवा डायनेमिक फोर्स वही है, ठीक है ना, यानी जो डायनेमिक कंडीशन में उत्पन्न हो रहा है,
ठीक है। एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेस, मतलब एक एक्सटर्नली अप्लाइड भी तो होगा, बाहर से लगाया गया भी फोर्स होगा, उसकी तुलना में जब ये ज्यादा होते हैं, ठीक है, ये कौन से, इनर्शिया फोर्सेज और डायनेमिक फोर्सेज, और बहुत ज्यादा स्पीड, वेरी हाई स्पीड पर चलते हैं, तो डायनेमिक फोर्स एनालिसिस किया जाता है, ठीक है ना। जो एनालिसिस किया जाता है वहां पे फोर्सेज का, ठीक है, बलों का अध्ययन जो किया जाता है वो कैसा होता है, डायनेमिक फोर्स एनालिसिस। उदाहरण के लिए एक रोटर जो 80,000 आरपीएम से ज्यादा के स्पीड पर रोटेट करता है, तब यहां तक कि स्लाइट एक्सेंट्रिसिटी, स्लाइट मतलब बहुत कम, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन या सेंटर ऑफ मास, यानी द्रव्यमान केंद्र का थोड़ा सा जो है रोटर के एक्सिस से एक्सेंट्रिसिटी, ठीक है ना। कहने का मतलब अभी एग्जांपल, अभी फिगर से अभी आपको ये बताएंगे, जो कि रोटर के एक्सिस से होता है, वेरी हाई डायनेमिक फोर्सेज, यानी बहुत ज्यादा डायनेमिक फोर्स उत्पन्न करता है। अभी एग्जांपल में हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे पूरा पढ़ देते हैं तो कि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। इससे क्या होगा, इससे वाइब्रेशन, वियर, नॉइज और यहाँ तक कि मशीन फेलियर्स, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। तो डी एलम्बार्ट प्रिंसिपल यानी डी एलम्बार्ट का सिद्धांत, ये क्या है, तो डी एलम्बार्ट के सिद्धांत के अनुसार किसी बॉडी पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेज और इनर्शिया फोर्सेज का वेक्टर सम तथा एक्सटर्नल टॉर्क और इनर्शिया कपल्स का वेक्टर सम क्या होता है, 0 होता है। यही बोला गया, किसी बॉडी पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेज और इनर्शिया फोर्सेज का वेक्टर सम तथा एक्सटर्नल टॉर्क्स यानी मोमेंट्स तथा इनर्शिया कपल्स का वेक्टर सम क्या होता है, 0 हो जाता है। अर्थात ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम बनाते हैं। ये सभी बल मिलके कौन कौन से, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स और इनर्शिया फोर्स, और यहाँ पे जो है एक्सटर्नली अप्लाइड मोमेंट या टॉर्क्स और इनर्शिया कपल्स या इनर्शिया टॉर्क्स जो है मिलके क्या बनाते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम बनाते हैं। इसका क्या मतलब है हम समझते हैं यहाँ पे। देखिए, तो इनर्शिया किसी मैटर का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। इनर्शिया का क्या मतलब है, इनर्शिया किसी मैटर का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, जिसके कारण बॉडी वेलोसिटी में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। इसलिए इनर्शिया फोर्स जो होता है Fi = -mfg, ठीक है ना। माइनस क्यों लिखा गया है, क्यों, इनर्शिया फोर्स क्या लिखा गया है, इनर्शिया किसी मैटर का प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण बॉडी वेलोसिटी में चेंज का परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। यानी वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो यानी फोर्स आएगा, उस फोर्स का विरोध करता है क्या, फोर्स लगा के अपोजिट डायरेक्शन में। इसीलिए यहाँ पे माइनस आया अपोजिट डायरेक्शन के वजह से। जहां पे देखिए क्या लिखा गया, एम क्या है, इनर्शिया फोर्स को ऐसे लिखते हैं -mfg, जहां पे एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी है, और fg क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। तो जी देखिए, ये fg किसको बताएगा, fg का डायरेक्शन बताएगा कि किधर की ओर एक्सेलरेशन है। जैसे यहाँ पे ये बॉडी इधर की ओर अगर मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन इधर की ओर होगा, जो कि fg है इधर की ओर, लेकिन इनर्शिया फोर्स तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, यानी Fi इधर की ओर लगेगा, ठीक है, और जो कि माइनस में लगा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। मैग्नीट्यूड इसी के बराबर होगा, ठीक है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन के, लेकिन उसके नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो वो आशा करता हूं कि समझ गए होंगे इनर्शिया फोर्स क्या है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार इनर्शिया कपल एंगुलर वेलोसिटी में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। इनर्शिया जो कपल होता है, तो इनर्शिया कपल को ऐसे लिखते हैं Ci = -Ig अल्फा। तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली में अल्फा क्या है आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन, अब माइनस लगने से क्या, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और Ig क्या है, ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है जो आप लोग मॉस में पढ़ते हैं, ठीक है, या मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। Ig क्या है, देखिए यहाँ पे Ig क्या लिखा हमने, यहाँ पे लिखा Ig है सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले तथा बॉडी के प्लेन ऑफ रोटेशन के, यानी जिस प्लेन में रोटेट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के परितः, यानी अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अल्फा क्या है,
बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ध्यान रखेंगे अब से कि एफ आई यानी इनर्शिया फोर्स क्या होगा, माइनस एम एफ जी के बराबर होगा, ठीक है। और इनर्शिया कपल सी आई जो होगा माइनस आई जी अल्फा के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे इस पर हम वेक्टर साइन को हटा सकते हैं अगर एक प्लेन में मोशन हो रहा होगा, क्योंकि हमारा जो कंसर्न होता है एक प्लेन में मोशन, एक प्लेन में जब मोशन होता है, क्योंकि जब देखिए कई प्लेन में मोशन होता है तब यहाँ पे जो है ये रोटेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट वेक्टर में आता है। अदरवाइज अगर एक प्लेन में मोशन हो, प्लेन में मतलब एक एक्स वाई एक्सिस में उसी प्लेन में, मतलब उससे बाहर निकल के मोशन नहीं हो रहा है। जैसे सारे जो मैकेनिज्म हम लोग पढ़ते हैं वो सभी प्लेनर मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं। तो इसीलिए इसको आई माइनस आई जी अल्फा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर भी नहीं लगाएंगे तभी काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे वेक्टर लगाना जरूरी है। हम लोग जहां तक पढ़ रहे हैं वहां तक, इन जनरल तो यहाँ भी वेक्टर लगाना आवश्यक है, ठीक है। अब चलिए, तो ये हो गया इनर्शिया फोर्स और इनर्शिया कपल का फार्मूला, उसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, आगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब डीएलएम्बार्ट्स प्रिंसिपल क्या कहता है, ये डीएलएम्बार्ट्स प्रिंसिपल में ही सारा चीज है, ठीक है। अभी पूरा बात हमने डीएलएम्बार्ट्स प्रिंसिपल में खत्म नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें भी डीएलएम्बार्ट्स प्रिंसिपल में ही चल रहा है। केवल उतना स्टेटमेंट लिख देने से आपका काम नहीं चलेगा, ये सारी चीजें आपको बतानी है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, माना कि यहाँ पे सिग्मा एफ यानी कि रिजल्टेंट ऑफ एफ क्या है, F1 प्लस F2 प्लस F3 ETC, यानी सभी एक्सटर्नल फोर्सेज का क्या है, सम है, ठीक है। जितने भी एक्सटर्नल बाहर बल लग रहे हैं उतने का। आज सिग्मा टी क्या है, सभी एक्सटर्नल जो टार्क यानी कि मोमेंट लग रहे हैं सभी का क्या है, सम है, ठीक है, सभी का सम है। तो डीएलएम्बार्ट्स प्रिंसिपल अब क्या होता है, डीएलएम्बार्ट्स प्रिंसिपल के अनुसार अभी यहाँ पे मेन चीज तो यहाँ पे लिखा गया। तो डीएलएम्बार्ट्स प्रिंसिपल के अनुसार क्या होगा, डीएलएम्बार्ट का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, डीएलएम्बार्ट्स प्रिंसिपल, ठीक है। BERT हालांकि है लेकिन डीएलएम्बार्ट बोलते हैं, ठीक है, डीएलएम्बार्ट प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें क्या हो गया कि अभी बताया ना कि सभी अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्सेज का और इनर्शिया फोर्सेज का जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, या वेक्टर सम क्या होता है, जीरो होता है। तो सभी अप्लाइड फोर्सेज का वेक्टर सम हो गया ये सिग्मा एफ और प्लस इनर्शिया फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस नहीं रखेंगे, वो F5 इज इक्वल टू माइनस एम ए कह लीजिए चाहे एम एफ कर लीजिए, एम एफ आता था वो अलग है, लेकिन F5 तो है वो तो पॉजिटिव ही यहाँ रखा जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हो गया ये सिग्मा टी इज इक्वल टू सी आई का वेक्टर सम क्या होगा, जीरो होगा। तो ये है आपका जो है डीएलएम्बार्ट्स प्रिंसिपल के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है ना। तो उपरोक्त इक्वेशन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यानी सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो तथा सिग्मा टी इज इक्वल टू जीरो के क्या है, समान है। अतः कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, अतः ये कहा जाता है कि डीएलएम्बार्ट्स प्रिंसिपल के द्वारा डायनेमिक प्रॉब्लम्स को, ठीक है ना, यानी डायनेमिक में जो प्रॉब्लम होते हैं यानी गतिक प्रॉब्लम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बदल दिया जाता है। यानी डायनेमिक, सब कुछ डायनेमिक हो रहा है इसमें, लेकिन उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम के इक्वेशन में बदल करके हम लोग क्या करते हैं, फोर्सेज का एनालिसिस करते हैं डायनेमिक कंडीशन में। क्योंकि डायनेमिक फोर्सेज का एनालिसिस करना कठिन है, डिफिकल्ट है, ठीक है, आसान नहीं है। उसको हम लोग स्टैटिक में कन्वर्ट करते हैं, किसके माध्यम से, डीएलएम्बार्ट्स के प्रिंसिपल के माध्यम से। और जो अभी हमने इनर्शिया फोर्स बताया वो एक्चुअली अप्लाइड फोर्स नहीं, वो एक्चुअल में नहीं लगता है, एक हाइपोथेटिकल फोर्स है, ठीक है ना, लेकिन वो सही रिजल्ट देता है एनालिसिस में, तो इसीलिए हम उसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी बहुत समझनी चाहिए आपको, हालांकि अभी उतना समय नहीं है समझने के लिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं डायनेमिक एनालिसिस ऑफ ए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो डायनेमिक एनालिसिस में एक्चुअली में ये नहीं है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के डायनेमिक एनालिसिस में फोर्स का एनालिसिस करना है, ठीक है। लेकिन हमने आपको बताया था कि किसी भी एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, उसमें अलग अलग लिंक का सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। किस मेथड से, एनालिटिकल मेथड से। तो वही एनालिटिकल मेथड यहाँ पे है, यहीं से हम निकालेंगे और ये आप यूज कर सकते हैं।
तो अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया कि किसी स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब निकालिए, ठीक है, या एनालिसिस करिए, तो ये होगा। ठीक है, अभी तो ये डायनेमिक्स नहीं है, डायनेमिक्स अभी आगे आगे जब फोर्सेज का एनालिसिस हम लोग करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए डायनेमिक एनालिसिस ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म या गति विश्लेषण, वो छोड़िए, यहाँ पे मेन चीज यहाँ पे ये है। ठीक है, ये फिगर आपके पास, फिगर में क्या दिखाया गया है, यहाँ पे एक पिस्टन है, पिस्टन सिलेंडर, जो कि स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है। इतना तो आप फेमिलियर हैं आप स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म से। तो इसमें यहाँ पे स्लाइडर है, ये कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक है। ठीक है, क्रैंक क्या करता है, ऐसे रोटेट करता है। तो इनिशियली मान लीजिए जो है हमारा पिस्टन यहाँ पर था, बी पर था। ठीक है, अब कुछ टाइम टी में, ठीक है, कुछ समय में क्या हो रहा है, एक्स से यहाँ पे सॉरी बी से B1 पे चला जा रहा है, जबकि उसका डिस्प्लेसमेंट तब कितना हो रहा है, एक्स हो रहा है। ठीक है, और ये शुरुआत में इनिशियली क्या था, ये थीटा 0 था, एंगल, ये जो क्रैंक एंगल बोलते हैं इसको, ये थीटा क्या था, शुरुआत में 0 था, यानी ये यहाँ पर था। ये पॉइंट कहाँ पर था, IDC पर था, जो IDC लिखा गया इनर डेड सेंटर पर। और ये पॉइंट इस पर था। तो ये बीटा भी इनिशियली क्या था, 0 था, लेकिन अब एक्स डिस्प्लेसमेंट के बाद बीटा जो है, ये मतलब कनेक्टिंग रॉड जो होता है हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, और ये क्रैंक IDC से थीटा एंगल बना रहा है, इसको हम लोग क्रैंक एंगल बोलते हैं। ये पॉइंट वो है, ये ODC है, यानी आउटर डेड सेंटर, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ चित्र में वही सब चीजें दिखाई गई हैं। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे एक्चुअल का, मान लेते हैं यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। माना क्या, एक्स क्या है, पिस्टन का इनर डेड सेंटर से डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन हुआ है ना, एक्स विस्थापन हुआ इनर डेड सेंटर से। जब क्रैंक आपका इनर डेड सेंटर से थीटा एंगल टर्न हुआ है, थीटा एंगल घूमा है, तो क्या हुआ है, जो आपका एंगुलर जो पिस्टन का विस्थापन हुआ है वो एक्स के बराबर हुआ, यही चीज बोला जा रहा है। ओमेगा क्या है, क्रैंक का एंगुलर वेलोसिटी, यानी क्रैंक का क्या है, ये कोणीय वेग है। ठीक है, और जब और ये भी जब क्रैंक इनर डेड सेंटर से, ठीक है, थीटा कोण घूम चुका है, तब जो है एंगुलर वेलोसिटी है उसका। ठीक, तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, B1b, क्योंकि आप फिगर में देखिए x बराबर क्या है, B1b के बराबर है। अब इसको तोड़ेंगे यहाँ O से। ठीक है, तो वही O से तोड़ा गया है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग ध्यान से, जब तो यहाँ पे तोड़ा गया है O से, तो BO माइनस B1O लिख दिया गया है। ठीक है ना, क्योंकि यहां से हम क्या लिख सकते हैं, BO, ठीक है, क्या B से O, ठीक, B से O माइनस B1O करेंगे तब भी तो यही दूरी मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कुछ है कि अब B1O किसके बराबर है, क्योंकि BO क्या है, BO क्या है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, B से लेकर O शुरुआत में ये कहाँ, यहाँ पर है, और ये बिंदु यहाँ पर है, यानी कि पूरे ये लाइन में होंगे। ये L वाला यानी कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक दोनों क्या होंगे, एक लाइन में होंगे। और ये पॉइंट आपका B है और ये पॉइंट O है, तो BO कितना होगा, L प्लस R के बराबर होगा। ये आपको समझना होगा। ठीक है, हम बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकते। उसके बाद BO तो L प्लस R है, लेकिन यहाँ पे अब इस कंडीशन में क्या है, B1O किसके बराबर है, तो B1O किसके बराबर है, ये लंबाई, ठीक है, ये लंबाई प्लस ये लंबाई इसके बराबर है। ठीक है, तो ये लंबाई और वो लंबाई को हम निकाल सकते हैं किसके, इस समकोण त्रिभुज से। यहाँ पे हो जाएगा L cos बीटा, और ये जो होगा R cos थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, ये लंबाई, ये वाला, तो वही चीजें यहाँ पर लिखी गई होंगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही चीजें यहाँ पे लिखी गई है। तो x इज इक्वल टू L प्लस R, क्योंकि BO और इसको कर दिया गया है B1O को B1A1 A1O, तो L cos बीटा प्लस और R cos थीटा कर दिया गया। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मान लेंगे n इज इक्वल टू L अपान R, क्या मान लेंगे, n इज इक्वल टू L अपान R, n इज इक्वल टू L अपान R मान लेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, x इज इक्वल टू मिल गया NR, क्योंकि जहां जहां L है वहां पे हम क्या रख देंगे, NR रख देंगे। ठीक है,
जहाँ जहाँ एल है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, एन आर यहाँ से रख देंगे, तो एन आर प्लस आर, फिर एन आर कॉस बीटा आर कॉस थीटा। अब सब में क्या है, एन एन कॉमन हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे एन कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा आर प्लस वन, एक्चुअली में यहाँ एन नहीं बचेगा, ठीक है, मिस्टेक बाय मिस्टेक हो गया है, ठीक है, और यहाँ पर भी बचेगा आर कॉस बीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। आर कॉमन किया गया कि एन, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़, ये नहीं, यहाँ पे कॉमन एक्चुअली में आर किया गया, एन थोड़ी है तीनों जगह, तो यहाँ पे होगा आर, ठीक है, यहाँ पे आर कॉमन होगा, एन प्लस वन, एन कॉस बीटा, ठीक है। तो अब जो है इसके बाद क्या किया गया, जहाँ पे कॉस बीटा का मान हम निकाल सकते हैं, कॉस बीटा एक्चुअली में क्या होगा, हम लोग फार्मूला जानते हैं ना, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा होगा ना, कॉस थीटा वन अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, उस फार्मूले से कर देंगे, साइन बीटा उस फिगर में जाएंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से बना दे रहे हैं, अगर चाहते हैं आप तो यहाँ पे हम फिर से बना के समझा दे रहे हैं, यहाँ पे सिंपल सा फिगर जल्दी से, ठीक है, ज़्यादा समय न लेके ऐसे बना दिया हमने, ठीक है, ये एंगल हमारा बीटा है और ये हमारा थीटा है, ठीक है। तो साइन साइन बीटा क्या होगा, साइन बीटा होगा परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, मतलब ये, तो एल हो गया, ये हो गया, इसको माना गया वाई, तो क्या किया गया, वाई अपॉन एल, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा का, साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा यहाँ से, तो वही चीज है, तो यहाँ पे लिख लिया वाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। और फिर से क्या कर दिया गया है, वाई को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ये आर है ना, तो आर साइन थीटा के बराबर होगा, आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर साइन थीटा लगाएंगे तो क्या होगा, लंबवटेकड़ यानी वाई अपॉन आर, तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, आर साइन थीटा यहाँ से, ठीक है, तो वही आर साइन थीटा रख दिया गया। फिर यहाँ से किया गया, एल को क्या कर दिया गया, आर स्क्वायर एन स्क्वायर कर दिया गया, एल को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आर स्क्वायर एन स्क्वायर लिख सकते हैं ना, एन आर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपान एन स्क्वायर बचा, ठीक है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान एन स्क्वायर, इसको ऐसे जो है एलसीएम ले लिया तो ये बच गया, और फिर फाइनली एन को बाहर कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया कॉस बीटा इज वन अपान एन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से एक्स पर आते हैं और सारे वैल्यू को रखते हैं, तो कॉस बीटा के जगह पर जो कि यहाँ पर था हमारा, ठीक है, यहाँ पर क्या था एक्चुअली में, यहाँ पर हमारा एन कॉस बीटा था ना, याद करिए पीछे, तो यहाँ पे एन कॉस बीटा था, तो जैसे ही कॉस बीटा का वैल्यू रखा हमने यहाँ पे, वन अपॉन एन से क्या हो गया, एन कट गया, तो बचा केवल इतना, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे अगर वन अपॉन एन, अगर एन कॉस बीटा आप निकालेंगे तो यहाँ से एन से गुणा करना पड़ेगा, तो एन से एन कट जाएगा ना, तो वही चीज यहाँ पे आ गया, फिर कॉस थीटा, बाकी सब वही चीज है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस हमने क्या किया है, बीटा को थीटा में बदल रहे हैं, ठीक है, अब बदलना ही पड़ेगा, बीटा को थीटा में हमको चेंज करना ही होता है, क्योंकि बीटा हमको नहीं पता होता है, ठीक है, जनरली इन जनरल हमको क्या है, क्रैंक वाला ज्यादा पता रहेगा, क्रैंक एंगल वगैरह, ठीक है। तो एन कॉस बीटा हो गया, थीटा में हमको बदलना है, इतना जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको जो है सॉल्व किया, कुछ अरेंजमेंट किया तो कुछ ऐसा बन गया, ठीक है, अरेंजमेंट करेंगे वन माइनस कॉस थीटा, और एन इसको एक साथ कर दिया, एन वाले को इसके साथ कर दिया, और इसको कॉस थीटा को वन के साथ कर दिया, तो ये अरेंजमेंट हो जाएगा, इतना तो आपको पता है, इतना गणित आपको आता है, ठीक है। अब जो है वो क्या था, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला था, क्या बना पीछे, क्या बना, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला बना ये, ठीक है, किसका बना, डिस्प्लेसमेंट आर वन प्लस कॉस थीटा प्लस एन माइनस एन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स थीटा कैसे चेंज होगा, तो आपका डिस्प्लेसमेंट, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ पे आप एनालिसिस कर रहे हैं, वही निकाल रहे हैं, यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं एक्स का मान, डिस्प्लेसमेंट वन माइनस कॉस थीटा आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा प्लस एन माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आप थीटा का वैल्यू कहीं भी, मतलब कहा दिया जाए, अगर आपका क्रैंक जो होता है 30 डिग्री इनर डेड सेंटर से घूम जाता है, ठीक है, क्रैंक की लंबाई कुछ ऐसी है 2 सेंटीमीटर या जो भी मान लिया गया, और जो कनेक्टिंग रॉड है उसकी लंबाई 2 मीटर है या 200 सेंटीमीटर है, तो फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सब वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। एन आपको पता है ना, एन क्या है, एल अपॉन आर है, ये ध्यान देना है, एन क्या है, एल अपॉन आर है, ठीक, तभी तो एल इज इक्वल टू एन आर रखा था हम। अब देखते हैं आगे,
अब देखिए, कह रहा है यदि क्रैंक की तुलना में कनेक्टिंग रॉड बहुत बड़ा है तब एन स्क्वायर का मान साइन स्क्वायर थीटा के मैक्सिमम मान से, ठीक है ना, बहुत अधिक होगा। होगा कि नहीं? अगर क्रैंक जो है, कनेक्टिंग रॉड जो है बहुत बड़ा हो, क्योंकि आपका एन क्या है, एन क्या है, एल बाई आर रेशियो है, ठीक है ना, एल बाई आर रेशियो है। तो एल अगर बहुत बड़ा हो, आर बहुत छोटा हो, जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल में आपको दिखाया है, एन को हमने आर को 2 सेंटीमीटर लिया और एल को 200 सेंटीमीटर, ऐसा ही रखा भी जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा ही रखा जाता है। तो बहुत बड़ा होगा तो उस समय साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम मान 1 होगा, ठीक है, बहुत होगा तो साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा। तो एन स्क्वायर तो बहुत बड़ा होगा 1 की तुलना में, क्योंकि अगर ये एल बहुत बड़ा है इसकी तुलना में, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और पूरा जो ये वैल्यू होगा उसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट एन स्क्वायर, यानी कि एन के बराबर। तो फिर क्या हो जाएगा, जो अंदर जो भी था, ठीक है ना, जो भी अंदर था, अंदर ब्रैकेट में, सॉरी ब्रैकेट में नहीं, ऐसे था, एन माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा था ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो है अगर हमारा यही तो क्या हुआ, जब बहुत बड़ा तो ये एन के बराबर हो गया ये पूरा वैल्यू, तो एन माइनस एन घट के क्या हो जाएगा 0। तो जो भी वो प्लस में करके था, ठीक है ना, एक मिनट, जो भी, हाँ, जो भी यहाँ पे प्लस में करके था, प्लस में करके होना चाहिए, हाँ सही है, जो भी प्लस में करके था यही क्या हुआ, यही आपका एन के बराबर हो गया। जब बहुत बड़ा है तो एन माइनस एन घट के क्या हो गया 0 हो गया, तो एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। तो इसको देखिए ध्यान से, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, r1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, जो कि SHM का समीकरण यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपका पिस्टन जो होता है कैसा मोशन करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM करता है अगर L जो होगा यानी कनेक्टिंग रॉड की लंबाई क्रैंक की तुलना में बहुत ज्यादा हो, ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा रखा भी जाता है। तो टू एंड फ्रो मोशन ही होता है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वैसा ही तो मोशन करता है पिस्टन आपका बहुत तेजी से, टू एंड फ्रो मोशन करता है, बिल्कुल। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार कनेक्टिंग रॉड क्रैंक की तुलना में बहुत बड़ा होने पर पिस्टन सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, ये लिखा। अब वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, पिस्टन का वेग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या देख लेते हैं, पिस्टन का वेग। तो पिस्टन का वेग v इक्वल टू क्या है, dx अपान dt से कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए dx, क्योंकि हम लोग जानते हैं v बराबर dx अपान dt। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, dx अपान d थीटा, ठीक है, क्योंकि x जो अभी आपने निकाला यहाँ पे, x फार्मूला जो था, फार्मूला क्या था, r वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस करके जो भी था वो सब थीटा में था, टी में नहीं था। तो आप क्या कर सकते हैं, ये चेन रूल लगा सकते हैं, आप जानते हैं, ठीक है ना। तो dx अपान डी थीटा आप करेंगे, आप इसको इतना, आपको इतना जो है वो आता होगा, ठीक है, क्या इतना तो डिफरेंशिएशन आता होगा, अवकलन नहीं आता तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते अभी यहाँ पे एग्जाम टाइम में, ठीक है, अवकलन सीखने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। तो डी थीटा अपान डी टी क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि ये जान रहे हैं ये थीटा क्या है, कोणीय डिस्प्लेसमेंट है किसका, क्रैंक का। तो ये तो ओमेगा हो जाएगा, और dx डी थीटा क्या कर लेंगे, अवकलन कर देंगे सब रख के। देखिए यहाँ पे एक एक स्टेप बाय स्टेप अवकलन किया गया है। तो फाइनली आपका v यानी पिस्टन का वेग आ जाता है r ओमेगा, क्योंकि r यहाँ पर है पहले से, और ये डी थीटा डी टी जो होता है ओमेगा के बराबर हो जाता है। तो r ओमेगा साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। एक्चुअली में यहाँ पे आई थिंक कुछ गड़बड़ हुआ है, मीन्स यहाँ पे शायद यहाँ पे 2 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 2 साइन 2 थीटा यहाँ पे कर लिया गया, हाँ, तो यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, 2 साइन 2 थीटा नहीं होता है, साइन 2 थीटा अपान 2 अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ था, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, वो सही है, मतलब वहाँ पे ऊपर 2 नहीं रहेगा, ठीक है, नीचे केवल 2 रहेगा। जब आप करेंगे तो आपको दिखेगा। अब देखिए, अब इसके बाद यदि एन स्क्वायर जो है बहुत बड़ा है साइन स्क्वायर थीटा से, फिर वही बात, जो अगर कनेक्टिंग रॉड की लंबाई क्रैंक की लंबाई की तुलना में बहुत ज्यादा है, तो इस समय हम क्या कर सकते हैं, तो उस समय हम कह सकते हैं तब b बराबर r ओमेगा साइन थीटा, और नीचे इसमें क्या था एक्चुअली में पहले साइन 2 थीटा अपॉन 2 अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही था। तो अगर ये बहुत बड़ा है तो एन स्क्वायर, ये इसको हम क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, ठीक है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नीचे क्या बचेगा, 2n बचेगा।
तो वही साइन 2 थीटा अपान 2n बच गया यहाँ पे, ठीक है, जब बहुत बड़ा मान लिया तो v बराबर आर में गया साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपान 2n, ठीक है। इस फार्मूले का यूज हम लोग करते हैं क्या करने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए, ठीक है। अब साइन 2 थीटा अपान 2n को नेग्लेक्ट कर सकते हैं जब n बहुत बड़ा हो, फिर से नेग्लेक्ट कर सकते हैं साइन 2 थीटा, क्योंकि ये जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1 होगा और n उसकी तुलना में बहुत ज्यादा होगा और 2 से गुणा करेंगे तो और ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम 1 होगा ये, और ये बहुत ज्यादा होगा तो डिवाइड करेंगे तो 0 के बहुत आसपास आएगा, यानी इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेग्लेक्ट करेंगे तो बचेगा क्या, आर ओमेगा साइन थीटा, ठीक है, क्या बचेगा आर ओमेगा साइन थीटा, जो कि फिर से एसएचएम का इक्वेशन है, ठीक है। ये किसका है, एसएचएम का सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। यानी आपका एल जो है बहुत बड़ा हो, अगर कनेक्टिंग रॉड की लंबाई क्रैंक की लंबाई से बहुत बड़ा हो तो पिस्टन आपका क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं पिस्टन का यहाँ से। तो पिस्टन का एक्सेलरेशन निकालने के लिए फिर वही फार्मूला dv अपॉन dt करेंगे, F इक्वल टू dv अपॉन dt, ठीक है। एक्सेलरेशन को यहाँ F से डिनोट कर रहे हैं, A से डिनोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ मशीन में जनरली यही करते हैं, ठीक है। A क्योंकि बहुत बार आता है तो उसको नहीं लेते हैं। तो F बराबर dv अपॉन dt, तो वही dv अपॉन d थीटा d थीटा अपॉन dt करेंगे, फिर यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये वाला रखेंगे v का वैल्यू ये वाला रखेंगे जो दूसरा कंडीशन में हम लोग लेके आए हैं, ठीक है। क्योंकि पहला वाला अगर रखेंगे तो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, और उसको करके रखा नहीं जाता, इसको रख के जो है डिफरेंशिएशन किया जाता है। अगर मेन वाला जैसे अंडर रूट यहाँ क्या था 2 अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो बहुत गलत मतलब बहुत बल्कि हो जाएगा और वो उसका कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। बड़े बड़े किताबों में भी यही दिया हुआ है, तो यहीं से हम करेंगे। F बराबर इतना आ गया, ऐसे जो अवकलन करने के बाद फाइनली जो आपका एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया वो ये हो गया। तो ये पिस्टन का एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन एन, ठीक है। तो याद रखेंगे इसमें क्या होता है साइन 2 थीटा अपॉन 2n होता है, ठीक है। वेलोसिटी में आर ओमेगा होता है और साइन थीटा होता है, इसमें क्या होता है कॉस थीटा होता है और कॉस 2 थीटा अपॉन केवल n होता है, ठीक है, 2n नहीं होता ये। और ये जरूरी है फार्मूला याद रखना, क्योंकि आगे जो है आपके यूज आएगा, या फिर आपसे अगर सवाल में भी पूछ दिया अचानक से, मान लीजिए कहीं सवाल दे दिया, ठीक है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का, तो ये भी आप कर सकते हैं, ऐसे एनालिटिकली भी निकाल सकते हैं पिस्टन और पिस्टन का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर से वही करके एन को बहुत बड़ा मार के क्या कर दिया गया, एसएचएम बना दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया, एसएचएम बना दिया गया। एक चीज यहाँ पे है, जब थीटा जो है 0 डिग्री पे होता है तो पिस्टन आईडीसी पर होगा, ठीक है, क्योंकि हमने अभी बताया। तो उस समय जो होगा पिस्टन का जो है एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वहां पे फार्मूला याद करिए, फार्मूला क्या था आपका एक्सेलरेशन का, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन एन, यही था ना, ये फार्मूला था आपका, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जो है थीटा 0 तो ये क्या होगा 1 होगा, इसका मान मैक्सिमम होगा, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, और इसका मान भी क्या होगा थीटा 0 होने पर मैक्सिमम होगा, यानी कुल ये जो होगा मैक्सिमम होगा, यानी 1 + 1 अपॉन एन होगा, क्योंकि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता ही क्या है 1 ही तो होता है। तो यानी कि जब आईडीसी पर होता है आपका पिस्टन, यानी थीटा = जब 0 हो तब क्या होता है आपका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, ठीक है। और पिस्टन का किसका, ये पिस्टन का एक्सेलरेशन है, थीटा 180 हो, यानी पिस्टन जब ओडीसी पर हो 180 घूम गया हो तब क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 180 जब रखेंगे cos 180 -1 होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मिनिमम होगा, ठीक है ना, मिनिमम होगा और अपना डायरेक्शन भी चेंज करेगा, ठीक है। सॉरी मिनिमम तो नहीं हो सकता एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम नहीं होगा, मिनिमम तब हो सकता है जब 0 हो जाए, ठीक है ना, ये सारी चीजें, क्योंकि cos थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है। तो कहने का मतलब ये इसी पर क्या करता है, अपना डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है, क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है तो यहीं पे क्या करता है, अपना डायरेक्शन यानी कि दिशा को चेंज करता है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे लिखा गया एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन अप्रॉक्सीमेट है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने बहुत सारा एजम्पशन किया हुआ है, बहुत सारे एजम्पशन मान के हमने
सब अवकलन किया, आपने देखा ना कितना एजम्पशन हमने किया। अब एंगुलर वेलोसिटी पूछा जाए और एंगुलर एक्सेलरेशन कनेक्टिंग रॉड का पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम। देखिए y इज इक्वल टू एल, अभी हमने देखा y इज इक्वल टू क्या था, एल साइन बीटा था, ये तो हमने बताया अभी पीछे। आर साइन थीटा, एल साइन बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, और आर साइन थीटा के बराबर था यही y को फिर हमने आर साइन थीटा के बराबर किया, तो यहाँ से साइन बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा अपान एल। तो यहाँ से साइन बीटा को साइन थीटा अपान क्या लिख सकते हैं, एन, क्योंकि एल अपान आर क्या होता है, एन के बराबर होता है। अब फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, बीटा के सापेक्ष क्या कर देंगे, सॉरी टी के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो साइन बीटा का टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो पहले साइन बीटा कॉस बीटा होगा, फिर डी बीटा अपान डी टी, यही ओमेगा सी होता है। क्या होता है, ओमेगा सी, यानी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड का कोणीय वेग, ठीक है। और यहाँ पे अवकलन करेंगे तो ये सब मिलता हुआ जाएगा, ठीक है। अवकलन तो आप लोगों को आता ही, फाइनली आपका ओमेगा सी का मान इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा कॉस थीटा अपान अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी किसका, कनेक्टिंग रॉड का। अभी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है कनेक्टिंग रॉड का, ये भी देखना है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, तो अल्फा सी से वो डिनोट करेंगे तो डी ओमेगा सी अपॉन डी टी होगा, क्या होगा, डी ओमेगा सी अपॉन डी टी होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे, और तो अल्फा सी जो है आपका क्या हो जाएगा, जब अवकलन कर देंगे तो ये कुछ बन जाएगा, ठीक है। ये अवकलन का स्टेप आपके सामने दिख ही रहा है, आप कर सकते हैं, अवकलन तो आपको आता ही होगा, ठीक है। हम इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि समय नहीं है ज़्यादा, ठीक है, कम समय में हमको पूरा रिवाइज करना है। तो ये अवकलन करके आप क्या कर सकते हैं, फाइनली इस एक्सप्रेशन पे आ सकते हैं। ये क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा माइनस में यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस 1 और एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा के अपॉन के पावर 3/2, ठीक है। अब चलिए, अब हमारा मेन आता है डायनेमिक फोर्स एनालिसिस, जो हम लोग कर रहे थे उसमें इंजन फोर्स एनालिसिस, ठीक है। इंजन का बल विश्लेषण कैसे हम लोग करेंगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इंजन फोर्स एनालिसिस में एक इंजन पर विभिन्न प्रकार के फोर्सेज लगे होते हैं, जैसे रेसिप्रोकेटिंग मासेज और कनेक्टिंग रॉड का वेट, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है गैस, GAC नहीं GAS होगा, क्यों, गैस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, और क्या हो गया, एक्सेलरेशन के कारण क्या हो गया, इनर्शिया फोर्सेज आदि लगे होते हैं, ठीक है। और इनर्शिया फोर्सेज डायनेमिक फोर्सेज होते हैं, हम लोग जानते हैं, अभी पढ़ा पीछे हमने। इस सेक्शन में वेट तथा कनेक्टिंग रॉड के इनर्शिया इफेक्ट को क्या किया गया, नेग्लेक्ट करके एनालिसिस किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। यानी कि इस सेक्शन में क्या किया गया है, वेट तथा कनेक्टिंग रॉड के इनर्शिया फोर्स को, ठीक है ना, नेग्लेक्ट किया गया है। यानी हर एक लिंक का वेट एक तरह से वेट का जो एक तरह से फोर्स वगैरह लगेगा, ठीक है, जो कि नीचे की ओर लगता है, उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया गया है कई जगहों पर। और कनेक्टिंग रॉड में जो इनर्शिया इफेक्ट आता है उसको भी नेग्लेक्ट किया गया है, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड भी तो भाई उसमें भी तो मास होता है, वो भी मोशन करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसमें भी एक्सेलरेशन आता है, तो उसके कारण भी इनर्शिया आएगा। लेकिन उसको हम लोग निगलेक्ट करके सिंपल एनालिसिस करते हैं, केवल किसका करते हैं, केवल पिस्टन का। सारा कंसर्न हमारा पिस्टन से रहता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या है, एक एक चीज क्या क्या टॉपिक है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है एक टॉपिक वाइज, मतलब बताइए पिस्टन एफर्ट क्या होता है। यानी पिस्टन प्रयास या इफेक्टिव ड्राइविंग फोर्स होता है, जो कि ये सब किसको लेके रिफरेंस मान के किया जा रहा है, ये सब रिफरेंस आपका कौन सा मान के किया जा रहा है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पे जो लगने वाला फोर्स है उसको रिफरेंस मान के सब किया जा रहा है, ठीक है। ये ध्यान देंगे, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, किसको रिफरेंस मान के किया जा रहा है। आगे हम आपको फिगर दिखा दे रहे हैं एक बार। जस्ट ए सेकेंड वेट करेंगे। फिगर तो थोड़ा दूर है, चलिए तो पहले फिगर देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि फिगर देख लेना जरूरी है, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे।
तो यहाँ पे आपका ये फिगर है, इसको हमने रिफरेंस मान के सारा एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। यानी जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं फोर्सेज का, वो किस पर कर रहे हैं, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एक डेफिनेशन को भी हम बता रहे हैं। सबसे पहले इस चीज को देख लीजिए, यहाँ पे आपका वही स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म लगाया गया है। ठीक है, ये एफ जो है नेट फोर्स लगने वाला है पिस्टन पर, पिस्टन पर लगने वाला नेट फोर्स है। ठीक है, टोटल रिजल्टेंट फोर्स है। उसके बाद ये एफ सी क्या है, कनेक्टिंग रॉड के अलांग लगने वाला फोर्स है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एफ टी क्या है, एफ टी क्या है, ये फोर्स लगने वाला किसके, क्रैंक के टेंजेंशियल या परपेंडिकुलर लगने वाला है। क्रैंक पिन के टेंजेंशियल बोल सकते हैं या क्रैंक के परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। ठीक है, एफ आर क्या है, एफ आर फोर्स किधर क्यों लग रहा है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिए, अभी एक एक क्या होगा अभी हम बता देंगे, अभी जब एक एक पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। एफ आर क्या है, ये कनेक्टिंग रॉड के अलांग, ठीक है, रिएक्शन की ओर लग रहा है फोर्स है। ठीक है, और से ये एफ एन क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन है जो कि सिलेंडर के ढांचे द्वारा यानी फ्रेम द्वारा, सिलेंडर और उसके फ्रेम द्वारा लगेगा ऊपर की ओर। ठीक है, और ये सभी लेंथ जो है आपको दिख ही रहा है, बाकी ये सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब चलिए आते हैं इधर। तो हम लोग इस एनालिसिस में सबसे पहला चीज देखते हैं, जो होता है क्या, पिस्टन एफर्ट। क्या होता है, पिस्टन एफर्ट यानी कि पिस्टन प्रयास या इफेक्टिव ड्राइविंग फोर्स। जो फिगर हम आपको दिखाएं उसको ध्यान में रखिएगा अपने दिमाग में। ठीक है, तो पिस्टन पर लगने वाले नेट फोर्स अथवा इफेक्टिव फोर्स को क्या बोलते हैं, पिस्टन एफर्ट कहते हैं। यानी जो पिस्टन पर जो नेट फोर्स लगता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं नेट फोर्स या नेट इफेक्टिव फोर्स। ठीक है, उसके बाद जो है रेसिप्रोकेटिंग इंजन में स्ट्रोक के पहले हाफ में रेसिप्रोकेटिंग मासेज एक्सेलरेट होते हैं और इनर्शिया फोर्सेज पिस्टन एफर्ट का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, और इस प्रकार पिस्टन पर नेट फोर्स क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, स्ट्रोक के अगले हाफ में एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में होता है क्योंकि डिसेलरेट होता है, तो उस समय इनर्शिया फोर्स क्या होते हैं, गैस फोर्स के ही डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि मतलब जब आपका एक्सेलरेट करेगा बॉडी, तो आप जान रहे हैं कि इनर्शिया फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो अप्लाइड फोर्स का क्या करेगा, विरोध करेगा। लेकिन जब डिसेलरेट करेगा तो तब भी एक्सेलरेशन की क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ड्राइविंग फोर्स का क्या करेगा मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो डायरेक्ट ड्राइविंग फोर्स में ही क्या लगेगा, आपका इनर्शिया फोर्स भी लगेगा उसी डायरेक्शन में। ठीक है, अतः नेट पिस्टन फोर्स का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मान लीजिए A1 क्या है, एरिया ऑफ द कवर एंड। ठीक है, एक्चुअली में ये ऐसे दिया गया कि मान लीजिए ये डबल एक्टिंग सिलेंडर, डबल एक्टिंग सिंगल सिलेंडर इंजन। ठीक है ना, डबल एक्टिंग का मतलब यहाँ पे पिस्टन यहाँ पे है और दो जो है इनलेट पोर्ट और दो एग्जॉस्ट पोर्ट है। ठीक है, तो इधर की ओर भी एक पिस्टन लगा होगा, कनेक्टिंग रॉड लगा होगा, तो इधर की ओर भी एक एरिया होगा जो कि एरिया ऑफ द कवर एंड है। कवर एंड ये होगा A1 और A2 क्या है, एरिया ऑफ द क्या है, एरिया ऑफ द पिस्टन रॉड एंड, ये पिस्टन रॉड लगा होगा, तो ये पिस्टन ऐसे मोशन करता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे ये ध्यान देना, तो दोनों ओर गैसेज भरी होंगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली में हम लोग ऐसे मान के पढ़ रहे हैं कि इसमें ईंधन का दहन हो रहा है। ठीक है, और डबल एक्टिंग इंजन है तो कितना फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो यही चीज है, तो यहाँ का एरिया A1, इधर का एरिया A2। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लिखा, एरिया ऑफ द कवर एंड, दूसरा क्या लिखा, एरिया ऑफ द पिस्टन रॉड एंड। ठीक है ना, पिस्टन रॉड से लिखा एरिया, और P1 क्या है, प्रेशर ऑन द कवर एंड, यानी लेफ्ट साइड में जो अभी हमने फिगर बनाया उसके लेफ्ट साइड में क्या है, आपका प्रेशर है P1 है, और राइट साइड में प्रेशर जो है P2 है, क्योंकि दोनों ओर फ्लूइड है। ठीक है, दोनों ओर गैस है, तो आपका जो फ्यूल है, दोनों ओर फ्यूल है, जो जला हुआ फ्यूल है, तो दोनों ओर से प्रेशर लगेगा। और M क्या है, मास ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, यानी कि प्रत्यागामी अंगों का द्रव्यमान है। ठीक है, अब देखिए, अब गैस प्रेशर के कारण पिस्टन पर जो बल लग रहा है तो क्या होगा, फिर गैस प्रेशर के कारण एफपी से लिखा है हमने, तो P1A1 माइनस P2A2। जाहिर सी बात है, पिस्टन आपका इस डायरेक्शन में अगर मोशन कर रहा है तो इधर की ओर भी प्रेशर, किधर की भी ओर हो, प्रेशर हमेशा क्या होता है, कंप्रेसिव नेचर का होता है। ठीक है ना, तो इधर की ओर ये जो है इधर की ओर ऐसे प्रेशर होगा, यानी प्रेशर फोर्स इधर की ओर P1A1 और इधर की ओर क्या होगा, P2A2। तो क्योंकि मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो नेट फोर्स भी इधर की ओर है, यानी P1A1 वाला फोर्स ज्यादा है P2A2 से, तो P1A1 माइनस P2A2 ये हो गया फोर्स गैस के कारण। ठीक है ना,
यानी कि जो भी गैस है उसके अंदर। इनर्शिया फोर्स क्या होगा, तो इनर्शिया फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अभी दिखाया हमने पिस्टन का एक्सेलरेशन का फार्मूला, इसीलिए हमने कहा याद रखिएगा क्या है, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 2 थीटा अपान एन। ठीक है, इसको कर दिया। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन पिस्टन पर नेट फोर्स क्या होगा, क्योंकि इनर्शिया फोर्स क्या करेगा, इस फोर्स का क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, तो क्या होगा एफ पी माइनस एफ बी। तो नेट फोर्स एफ जो होगा वहीं पे जो दिखाया गया आपको पिस्टन पर ऐसे करके हमने जो दिखाया फिगर में आपको दिखाया जहां पे एफ था वो क्या है, नेट पिस्टन फोर्स है, जो कि एफ पी माइनस एफ बी के बराबर होगा। एफ पी क्या है जहां पे ये है और एफ बी क्या है ये है, इन दोनों का मान रख के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अब कह रहा है यदि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एफ है, तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी अगर लग रहा होगा, फ्रिक्शन के कारण रेजिस्टेंस भी होता है, तो अगर ये भी लग रहा होगा तो क्या करेंगे, उसको भी माइनस कर देंगे नेट फोर्स में। ठीक है, अगर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो ये नहीं रहेगा। ठीक है, यदि इंजन वर्टिकल होगा तो नीचे की ओर mg भी लगेगा, तो उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, वर्टिकल होगा तो सारे फोर्सेज ये जो fp होगा नीचे की ओर लगेगा, और मास के कारण जो पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मास है, ठीक है, या पिस्टन का मास है, ठीक है, उसके कारण भी नीचे की ओर फोर्स लगेगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब दूसरा चीज क्या कर रहा है, फोर्स या फिर थ्रस्ट अलोंग द कनेक्टिंग रॉड, यानी कनेक्टिंग रॉड के दिशा में बल क्या होगा, या थ्रस्ट भी बोल सकते हैं आप। तो मान लीजिए एफ है, ठीक है, वो जो फोर्स है जो कि दिखाया हमने फिगर में ऐसे दिखाया भी था, एफ है। ठीक है, अलोंग द कनेक्टिंग रॉड मान लीजिए एफ है, तो क्या होगा, तो उस समय आपका ये एफ इधर की ओर है, ठीक है, और ये एंगल बीटा है, तो इस पर जो कंपोनेंट होगा एफ का, ठीक है, ये कनेक्टिंग रॉड पर, वही तो एफ को दिखाएगा, यही तो बल आखिर इधर की ओर जा रहा है। तो एफ बराबर क्या होगा, एफ कॉस बीटा के बराबर होगा। तो एफ बराबर क्या होगा, यानी कनेक्टिंग रॉड के अलांग जो फोर्स लगता है, ठीक है, ये एफ को, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा वो हो रहा है, ठीक है, ये वाला होना चाहिए, एफ का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया, ठीक है, तो ये हमारा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये हमारा कनेक्टिंग रॉड का। तो इधर की ओर अगर एफ लग रहा है, ये बीटा लग रहा है, तो इसका कंपोनेंट इधर की ओर क्या होगा, एफ सी कॉस बीटा होगा। ठीक है, और ये एफ सी कॉस बीटा किसके बराबर, ये जो अप्लाइड फोर्स है जो आपका इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पिस्टन पे अप्लाइड फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, एफ सी कॉस बीटा इज इक्वल टू एफ, तो एफ सी जो हो जाएगा एफ अपॉन कॉस बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो गया एफ अपॉन कॉस बीटा, तो एफ आपको पता है, कॉस बीटा से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कनेक्टिंग रॉड के अलांग फोर्स। ठीक है, अगला हो गया थ्रस्ट ऑन द साइड्स ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, यानी साइड्स ऑन द थ्रस्ट ऑन द साइड्स ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंडर के साइड पर क्या थ्रस्ट लग रहा है, या सिलेंडर द्वारा क्या थ्रस्ट लगाया जा रहा है, दोनों बराबर ही होंगे, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दो हमेशा फोर्सेज क्या होते हैं, पेयर में मिलते हैं। जब दो बॉडी कांटेक्ट में होते हैं, कांटेक्ट में नहीं होते तब भी पेयर में होते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है ना, हम ये नहीं कह रहे हैं यूनिवर्सली वो सत्य है, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, जहाँ जहाँ न्यूटन का नियम वैलिड है वहाँ पे होता है, लेकिन आगे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, फिजिक्स भी काम करना बंद कर देता है बहुत जगहों पर। ठीक है, जो हमारा कॉमन परसेप्शन होता है वो काम करना बंद कर देता है। हम जो एक्चुअली में जो नियम कानून बनाए हुए नेचर को समझने के लिए वो गलत हो जाते हैं बहुत जगहों पर। ठीक है, तो फिर क्या किया जाए, तो सब अपना परसेप्शन है। ठीक है, चलिए उसको हटाते हैं, लेकिन वही हम लोग नियम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में जो नियम बनाया गया उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन जो बनाया गया उसमें भी गलतियां हैं। ठीक है, क्योंकि वो सब हमने अपने परसेप्शन के हिसाब से बनाया हुआ है। ठीक है, एक्चुअलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, कोई नहीं जानता। ठीक है, तो एफ एन जो हो गया यहाँ पे, एफ एन इज इक्वल टू एफ सी कॉस बीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, यह सिलेंडर वाल्स पर नॉर्मल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, एफ एन इज इक्वल टू एफ सी साइन बीटा। ठीक है, कैसे लिख देंगे क्योंकि साफ साफ दिख रहा है यही एफ सी है, और इसका इस दिशा में अगर, क्योंकि यहाँ पे आपका यही है, इधर की सिलेंडर होगा, ये पिस्टन है, तो पिस्टन इस पर ऐसे ही तो फोर्स लगाएगा सिलेंडर पर, तो सिलेंडर के दीवारों पर चाहे ये वाला फोर्स कर लीजिए चाहे ये वाला फोर्स कर लीजिए, बात सेम ही है।
ठीक है। तो ये जो फोर्स लगेगा एफ सी साइन बीटा होगा, क्योंकि इसका जो है वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, साइन बीटा होगा। तो ये एफ सी साइन बीटा है, ठीक है। एफ एन बराबर एफ सी साइन बीटा, तो एफ इज इक्वल टू टेन बीटा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एफ इज इक्वल टू टेन बीटा, सॉरी एफ इंटू टेन बीटा क्या हो गया, एफ एन के बराबर हो गया। यानी जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक है, सिलेंडर की दीवारों पर या सिलेंडर चाहे पिस्टन पे लगा रहा है और चाहे पिस्टन जो है सिलेंडर्स पे लगा रहा है, क्योंकि दोनों पर लगेंगे, ठीक है, न्यूटन स्टार लॉ मोशन के अनुसार, और दोनों बल बराबर होंगे, और वो एफ एन होगा, उसको हम क्या लिखेंगे, एफ टेन बीटा के बराबर। यहाँ पे एफ हमेशा देखिए एफ के टर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि हमको पता है ये नेट रिजल्टेंट फोर्स है किस पर, पिस्टन पर लगने वाला, ठीक है। ये जो एफ आ रहा है सभी में, जितने में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये एक एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही देखिए यहाँ पे फिगर फिर से आगे आपका देखिए, एफ एन है या आपका नेट फोर्स है, एफ सी इस दिशा में है, ठीक, और आपका एफ टी इस दिशा में है, एफ टी इस दिशा में है, एफ आर इस दिशा में है। ये सब चीजें आगे धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब बता दें ये एक एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये पूरा नहीं पूछ सकता, लेकिन कोई एक पूछ दे तो आपको करना होगा, ठीक है, लिखना होगा। तो चौथा है क्रैंक एफर्ट, यानी क्रैंक प्रयास क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं। तो क्रैंक एफर्ट यानी क्रैंक प्रयास वो फोर्स होता है जो क्रैंक पर क्रैंक पिन के लंबवत लगता है, ठीक है ना। अभी बताया जो टेंजेंशियल लग रहा है, क्रैंक ऐसे जो है लग रहा है ये, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रैंक एफर्ट बोलते हैं। तथा क्रैंक शाफ्ट पर आवश्यक रिक्वायर्ड टर्निंग मोमेंट प्रदान करता है यानी देता है। तो एफ टी जो है अगर क्रैंक एफर्ट है हम मान लेते हैं, तो एफ टी इंटू आर बराबर क्या होगा, एफ सी आर साइन थीटा प्लस बीटा के बराबर। यहाँ फिगर में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये फिगर देखिए, ठीक है। तो ये एफ टी हमको निकालना है, अगर ये हमको एफ टी निकालना है तो एफ सी क्या होगा, ये होगा एफ सी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में एफ सी है, तो ये हो गया एफ सी। अब एफ सी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, या एफ टी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जो है एफ सी का टी के डायरेक्शन में कंपोनेंट हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, आप देख रहे हैं, एक चीज और बता दें आपको, मेनली इस तरह से भी आप जा सकते हैं, क्या एफ सी आपका इस दिशा में लग रहा है, मतलब ये दिशा में लग रहा है, तो हम जानते हैं कि अगर किसी कहीं पे मूवमेंट अगर निकालना, मान लीजिए ये बॉडी है, इसके इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है, तो इस पर अगर फोर्स लग रहा है एफ, तो जो फोर्स मूवमेंट जो निकालते हैं एक्चुअली में ऐसे निकालते हैं, फोर्स और सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बात यहाँ पे वही है कि एफ सी आपका इस दिशा में लग रहा है, ठीक है ना। तो बट इस एफ सी का जिस सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है उससे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए। तो इस पर क्या कर लिया हमने, लंबवत यहाँ पे ऐसे खींचा है, और जब ये लंबवत खींचा है और इसका जब हम मान निकालते हैं तो आर साइन थीटा प्लस बीटा आता है, ठीक है। ये एक्चुअली में कैसे कर सकते हैं आप कर सकते हैं, यही लेंथ हमको निकालना है, तो ये अगर थीटा है और ये अगर बीटा है, तो इस त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में अगर आइए तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल बताइए क्या होगा, सोचिए। तो 180 माइनस थीटा प्लस बीटा होगा, क्यों, सॉरी इसके थीटा प्लस बीटा के बराबर होगा। ये क्या है आपके पास, हम फिगर बना रहे हैं, एक मिनट, ऐसे फिगर है, ठीक है, एक त्रिभुज है, ठीक है, एक ट्राइंगल है, सुदूर दो अंतःकोण है, यानी कि फार जो है यानी दूर के दो इंटरनल एंगल हैं, इन दोनों का सम क्या होता है, जो यहाँ पे ये फिगर में देखिए, यहाँ पे जो एक्सटर्नल एंगल होगा यानी बहिष्य कोण जिसको हिंदी में बोलते हैं उसके बराबर होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, ये बीटा प्लस थीटा के बराबर होगा। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे बीटा प्लस थीटा होगा, ये एंगल अगर बीटा प्लस थीटा होगा तो ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो परपेंडिकुलर के केस में, और ये क्या है आपका, ये आपका कर्ण है यानी कि हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में रिलेशन निकालेंगे तो साइन थीटा से ही तो मिलेगा, तो आर साइन थीटा प्लस बीटा आ जाएगा इसकी लंबाई। आप अब कर सकते हैं, सब हमने हिंट दे दिया, अगर आपको अभी दिक्कत हो रहा है उस हिंट, एक एक बात मेरा ध्यान से सुनिए, आप इस त्रिभुज में लगाइए साइन थीटा वाला फार्मूला आपको आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो क्या हो गया, ये एफ सी इंटू ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, यही मोमेंट क्रिएट करेगा आर साइन थीटा प्लस बीटा, और यहाँ पर जो एफ टी लग रहा है इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आर के बराबर है, ये भी वही सेम मोमेंट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि दोनों सेम ही
दोनों अलग से थोड़ी आ रहे हैं, हमने यहाँ पे एक प्री अज्यूम्ड फोर्स माना है। एक्चुअल का फोर्स एफसी ही लगता है, एफटी फोर्स नहीं लगता है। हमने ये अज्यूम किया है कि वो ऐसा फोर्स होगा, क्रैंक ऑफ एफर्ट ऐसा फोर्स होगा जो क्रैंक के लंबवत हर समय लंबवत लग रहा होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्योंकि वही फोर्स है जो उसको रोटेट कराएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ही बात है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा लेते हैं, तो हर समय जो लंबवत लग रहा होगा वही क्रैंक एफर्ट है हमारा। और ये एफ टी इक्वल टू एफ टी इंटू आर, अभी हमने फिर बता ही दिया, ये एफ टी इंटू आर बराबर क्या होगा, एफ सी आर साइन थीटा प्लस बीटा के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा एफ टी निकल जाएगा, एफ टी का वैल्यू क्या निकल जाएगा, यानी क्रैंक एफर्ट निकल जाएगा एफ अपॉन, क्योंकि एफ सी को हम एफ अपॉन कॉस बीटा भी लिख सकते हैं, अभी हमने देखा। तो ये एफ सी के जगह पर ये एफ अपॉन कॉस बीटा हो गया, और आर से यहाँ से आर कट गया है, साइन थीटा प्लस बीटा हो गया। तो ये हमारा हो गया क्रैंक एफर्ट। क्रैंक एफर्ट फिर से ध्यान रखेंगे, हमेशा जो क्रैंक के परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है, क्रैंक के हमेशा जो है क्या लगता है, परपेंडिकुलर लगता है हर मोमेंट पे, वही वाला फोर्स है आपका क्रैंक एफर्ट। उसके बाद थ्रस्ट ऑन द बियरिंग, ठीक है, बियरिंग पर लगने वाला थ्रस्ट, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, तो एफसी का क्रैंक की दिशा में कंपोनेंट क्रैंक शाफ्ट के बियरिंग्स पर थ्रस्ट यानी कि प्रोडोद लगता है, थ्रस्ट या प्रोडोद लगता है, थ्रस्ट को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रोडोद बोलते हैं। तो वही लिखा है एफसी का क्रैंक की दिशा में कंपोनेंट, ठीक है, यानी जो एफसी लग रहा है कनेक्टिंग रॉड के अलांग जो फोर्स लग रहा है, उसका क्रैंक के दिशा में जो कंपोनेंट होता है वो क्या कर रहा है, बियरिंग पर थ्रस्ट लगाता है, क्योंकि इस फिगर में आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे यही जो है एफ आर है, ठीक है ना, इसी का इसके डायरेक्शन में कंपोनेंट, ठीक है, तो उसको यहाँ पे दिखाया गया है, देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से एफ आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ सी कॉस थीटा प्लस बीटा, जैसे वहां पे बनाया ऐसे बन जाएगा, ठीक है, जब आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे सिंपल ये मिल जाएगा, कॉस थीटा प्लस बीटा ही मिलेगा, ठीक है। आप देख लेंगे एंगल जो है आपको बता ही दिए सारे एंगल कौन कौन से। उसके बाद एफ आर को और भी अगर निकालना चाहते हो तो एफ सी अपॉन कॉस बीटा हो जाएगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंक शाफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आए या ना आए लेकिन ये आपको आना चाहिए, क्योंकि ये आपका फ्लाईव्हील में आता है, फ्लाईव्हील में भी इसका यूज है, ठीक है। टर्निंग मोमेंट आप लोग पढ़े होंगे फ्लाईव्हील, तो आपको पता होगा कि टर्निंग मोमेंट आता है, टर्निंग मोमेंट डायग्राम आता है, तो ये फार्मूला यूज होता है। तो टर्निंग मोमेंट क्या है, वही जो क्रैंक एफर्ट जो है जितना मोमेंट लगा रहा है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, टर्निंग मोमेंट लगाता है। तो क्रैंक एफर्ट क्या है हमारा, एफ टी है, और जो सेंटर से जहां से रोटेशन हो रहा है क्रैंक का, उससे डिस्टेंस क्या होगा, एफ टी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रैंक की लंबाई के ही बराबर होगा। तो एफ टी इंटू आर क्या हो गया आपका, टॉर्क उस पर हो गया, यानी कि मोमेंट हो गया, टर्निंग मोमेंट भी आप कह सकते हैं। तो इसको हमने क्या कर दिया, फिर एफ टी जो है अभी हमने पीछे वैल्यू निकाला, एफ अपॉन कॉस बीटा साइन थीटा प्लस बीटा होता है, इंटू आर से गुणा कर दिया। लेकिन इसको आगे और भी बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं यहाँ पे देखेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, ये हो गया टी इज इक्वल टू एफ आर कॉस बीटा, ठीक है, एफ आर अपॉन कॉस बीटा, यहाँ पे एफ और आर यहाँ पे ये ले लिया अपॉन कॉस बीटा, और साइन थीटा प्लस बीटा को एक्सपेंड कर दिया, तो साइन थीटा कॉस बीटा साइन बीटा कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, एफ आर इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन बीटा और अपॉन कॉस बीटा कर दिया, ठीक है। क्या किया है एक्चुअली में, कॉस बीटा से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो कॉस बीटा यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन बीटा और 1 अपॉन कॉस बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग साइन बीटा और 1 कॉस बीटा का दोनों का वैल्यू रख देते हैं, तो साइन बीटा साइन थीटा अपॉन एन होता है, जो अभी पीछे हम बताए हैं। अब आपको याद है तो याद करिए, जो है ऐसे करके एल साइन बीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा करके बताए थे, वाई बराबर होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा क्योंकि L बाई आर हमारा क्या होता है, n होता है, तो यहाँ से आप साइन बीटा निकाल सकते हैं, साइन थीटा अपॉन n होगा, ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं। और कॉस बीटा का वैल्यू भी आपको निकाल के ही बताया पीछे ही, तो यहाँ से रख देंगे, सब कट जाएगा जो भी कटना होगा, और फाइनली हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, एफ आर, एफ क्या है यहाँ ध्यान दीजिएगा, एफ क्या है, नेट फोर्स है, नेट फोर्स ऑन पिस्टन, यानी कि पिस्टन प्रयास है, पिस्टन एफर्ट है, ठीक है ना, ये क्या है, पिस्टन एफर्ट है। तो एफ इंटू आर साइन थीटा बचा इसमें, और 2 साइन 2 थीटा अपॉन 2 अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
एक्चुअली यहाँ पे 2 फिर से 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ठीक है, ये गलत है। तो क्या होगा, या साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2 अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर 2 साइन थीटा में बदलना चाहते हैं तो 2 से नीचे भी गुणा करेंगे, 2 से ऊपर भी, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा अपॉन 2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या होता है, फार्मूला हो जाता है किसका, टर्निंग मोमेंट का। एफ इंटू आर ब्रैकेट में फिर लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2 अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से देखें तो साइन आर साइन थीटा प्लस बीटा, जब उस फिगर में आप देखेंगे तो ओडी कॉस बीटा के बराबर हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो आर साइन थीटा प्लस बीटा की जगह पर यहाँ पे जो फिगर है वहाँ पे ओडी भी रख सकते हैं, ठीक है। सिंपली आर साइन थीटा प्लस बीटा के जगह पर आप क्या रख सकते हैं, डायरेक्टली ओडी भी रख सकते हैं, तो एफ इंटू ओडी हो जाएगा, ठीक है। आर साइन थीटा प्लस बीटा, इसके जगह पर ओडी भी आप रख सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है। ओडी कॉस बीटा है तो आर साइन थीटा मतलब आर साइन थीटा प्लस बीटा की जगह पर ओडी कॉस बीटा है, ओडी कॉस बीटा रखेंगे तो कॉस बीटा भी कट जाएगा जो कि था फार्मूले में, तो एफ इंटू ओडी आ जाएगा। जहाँ पे ओडी क्या है ये भी ध्यान दे लेंगे हम लोग, जहाँ पे ओडी इस फिगर में क्या है, अगर हम देखें ओडी तो ओडी इस फिगर में क्या है, सॉरी इसमें तो प्रीवियस स्लाइड में चला जाएगा, ओडी इस फिगर में ये है, यानी क्रैंक जो आपका लाइन ऑफ एक्शन है पिस्टन का उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन खींचेंगे और जो कनेक्टिंग रॉड को आगे बढ़ाएंगे जो मिलाएगा, यानी ये परपेंडिकुलर है, ये ओडी है, ठीक है। तो सीधे टर्निंग मोमेंट अगर आपको ग्राफिकली यहाँ देखना हो तो सीधे एफ इंटू ओडी के भी बराबर होगा, ठीक है। टर्निंग मोमेंट टी का मान एफ इंटू ओडी ये एफ है, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला है आपका जाइरोस्कोप। क्या है, जाइरोस्कोप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत एब्स्ट्रैक्ट सा चीज है, ठीक है, जो हमारे देखने में जो लगता है, ठीक है, थोड़ा सा ये आपको भ्रमित करता है, मतलब कॉमन इंट्यूशन से थोड़ा सा अलग हो जाता है। फिर यही चीज ऐसे ही बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं जो आपके इंट्यूशन से परे होती हैं, ठीक है, जो हम लोग सोचते हैं जैसे काम करना चाहिए वैसे काम नहीं करता, ठीक है। और भी चीजें हैं लेकिन ये थोड़ा सा बहुत सिंपल है, इतना कठिन भी नहीं है, आप परसीव कर पाएंगे। तो जाइरोस्कोप क्या होता है, यह पूरा पढ़ते हैं फिर बाद में हम फाइनली आपको बताते हैं इसका क्या मतलब है। यदि किसी रोटेटिंग बॉडी के स्पिनिंग अथवा रोटेटिंग एक्सिस को, यानी कि एक बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसका एक रोटेटिंग एक्सिस होगा, इसको स्पिनिंग एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। स्पिनिंग एक्सिस के लंबवत उस रोटेटिंग एक्सिस, ठीक है, को स्पिनिंग एक्सिस के लंबवत, ठीक है, यानी एक्सिस स्पिनिंग एक्सिस के लंबवत यानी परपेंडिकुलर एक्सिस के परितः अबाउट एंगुलर मोशन यानी कोणीय गति दिया जाता है तो एक कोणीय त्वरण यानी एंगुलर एक्सेलरेशन कार्य करता है, ठीक है, अपने आप जो है इंड्यूस हो जाता है एक एंगुलर एक्सेलरेशन जो कि तीसरे लंबवत अक्ष यानी थर्ड परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट होता है, ठीक है। यानी कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि अगर ये हमारा जैसे साइकिल में आप लोग देखें ना, साइकिल का पहिया कोई टांग देता है, ऐसा आप लोग बहुत सारा वीडियो में देखे होंगे। साइकिल का पहिए का जो हब होता है उसको बांध के अगर रस्सी से टांग दिया जाए तो सीधे सिंपली गिर जाएगा, लेकिन उसी को स्पिन करा दीजिए यानी उसको चला दीजिए, ठीक है, पहिए को, तो वो क्या करता है, ऐसे रोटेट करने लगता है चारों, ठीक है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, एक आपका जाइरोस्कोप का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। एक्चुअली में क्या किया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। जब पहिया स्पिन कर रहा था, ऐसे रोटेट कर रहा था, यहाँ पे फिगर में ही समझ लीजिए, यहाँ फिगर बना के हम समझा देते। देखिए ये आपका ऐसे पहिया, ऐसे जो है पहिया ऐसे ऐसे बंधा होगा, ठीक है। अगर ये रोटेट नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ देने से क्या हो जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, ठीक है।
अब देखिए, अब इसको अगर हमने रोटेट ही करा दिया, रोटेट करा दिया मतलब इस एक्सिस के अबाउट क्या कर दिया हमने, रोटेशन कर दिया। अब क्या हो रहा है एक्चुअली में जब ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मोमेंट लग रहा है कि नहीं, इस पॉइंट के अबाउट, इसके मास के कारण, मास mg के कारण इस एक्सिस मतलब ऐसे मोमेंट लग रहा है। तो हमेशा मोमेंट का डायरेक्शन कैसे देते हैं, ठीक है, देखिए अगर रोटेशन ऐसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, रोटेशन आपका ऐसे हो रहा है, तो इसके अंदर जाने वाला एक्सिस मतलब ये अगर आपका एक्स एक्सिस है तो इसके बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर जा रहा है वाई एक्सिस। अब यहाँ पे तो दिखा नहीं सकते, ये समझिएगा, बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर जा रहा है। इसके अबाउट क्या लग रहा है, एक क्या लग रहा है, ध्यान से सोचिए क्या लग रहा है, एक आपका मोशन दे रहे हैं, आप मूवमेंट लगा रहे हैं ना इधर की ओर, ऐसे जो है इस पॉइंट के अबाउट mg/r जो भी डिस्टेंस होगा उतना मूवमेंट लग रहा है ना, मूवमेंट लग रहा है यानी क्या कर रहे हैं, रोटेशन दे रहे हैं, यहाँ पे आप रोटेशन दे रहे हैं। तो रोटेशन जब आप मूवमेंट लगाने का प्रयास करते हैं तो रोटेशन ही देते हैं ना, तो रोटेशन आप दे रहे हैं और वो खुद अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और आप यहाँ पे एक्स्ट्रा रोटेशन दे रहे हैं, ठीक है, किस एक्सिस के अबाउट, इसके जो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं, आप रोटेशन दे रहे हैं। तो क्या होगा, तीसरे एक्सिस के अबाउट क्या होगा, एक एक्सेलरेशन इंड्यूस होगा। तो इसीलिए यहाँ पे होता है जो तीसरा एक्सिस होगा जो कि हमारा यहाँ पे जेड एक्सिस होगा, ठीक है, जेड एक्सिस होगा, इसके अबाउट क्या होगा, एक रोटेशन होगा। यानी क्या होगा, ये एक्चुअली में ये हमारा अगर एक्सिस है तो ऐसे, यानी ऐसे हाथ हम जैसे मोड़ रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, ऐसे ऐसे डायरेक्शन में क्या करेगा, ये रोटेशन करेगा। इसीलिए ये क्या करता है, ऐसे चारों ओर क्या करने लगता है, चारों ओर ऐसे ऐसे क्या करने लगता है, ये जब रोटेट कर रहा होगा तो क्या करेगा, ऐसे चारों ओर घूमने लगता है। तो यही आपका क्या है, आपका एग्जाम्पल है किसका, जाइरोस्कोप का, ठीक है। ऐसे जाइरोस्कोप बहुत आप लोग देखे होंगे, एक खिलौने के रूप में भी जाइरोस्कोप आता है ऐसे ही, तो समझे बात। तो अब फिर से देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए बात। तो अगर ये इसको हम ऐसे रोटेट कराएं, ये बॉटल है, ठीक है, अपने एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है और हम चाहते हैं किसी भी अगर एक्सिस के किसी भी अगर ऐसे हम मोड़ेंगे तो एक्चुअली में इस प्लेन में ऐसे सीधा नहीं मुड़ेगा, बल्कि एक ऐसे एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसे एंगल पे टिल्ट होके फिर मुड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि तीनों डायरेक्शन में आपका जो है एक तरह से टार्क लगने लगता है, ठीक है, क्योंकि एक तो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो वहां पर भी एक टार्क है, एक आप इंड्यूस कर रहे हैं ऐसे मोशन दे रहे हैं तो वहां पे एक टार्क है, फिर वो अपने आप इधर की ओर एक टार्क लगने लग जा रहा है। तो सोचिए अपने आप जो है क्या हो रहा है, कहीं तीसरे एक्सिस के अबाउट टार्क लगने लग जा रहा है, मोशन होने लग जा रहा है। यही चीज यहाँ पे देखिए, यहीं पे देखिए, यहाँ पे समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, एक एक चीज समझते हैं ये क्यों होता है, आखिर में आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत है क्योंकि सभी बच्चों को इसी में दिक्कत आती है सबसे ज्यादा, जाइरोस्कोप। अब देखिए इस एक्सेलरेशन को उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है, आवश्यक टार्क जो आएगा उसे एक्टिव जाइरोस्कोपिक टार्क बोलेंगे, ठीक है। और जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल के विपरीत सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है, ठीक है, उसी प्रकार से एक्टिव जाइरोस्कोप टार्क के अपोजिट रिएक्टिव जाइरोस्कोपिक टार्क कार्य करता है, ठीक है। तो यानी वही तीसरे एक्सिस के अबाउट जो टार्क लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव जाइरोस्कोपिक टार्क बोलते हैं, ठीक है। यानी वहां पे एक टार्क लगेगा जिसको जाइरोस्कोपिक टार्क बोलते हैं, वही थर्ड एक्सिस के अबाउट, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है वो रिएक्टिव जाइरोस्कोपिक टार्क होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जैसे प्लेन ही है, ठीक है, प्लेन है आपका जो है उसमें क्या लगे होते हैं, रोटर, तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट क्या होते हैं, उसके रोटर जो है मोशन करते हैं, क्योंकि उसमें लगा होता है टरबाइन। तो टरबाइन क्या करता है, टरबाइन ही तो, टरबाइन में रोटर ही होता है, तो रोटर ऐसे मोशन करेगा, जैसे ही क्या किया जाता है उसको मोड़ा जाता है, प्लेन को क्या किया जाता है, मोड़ा जाता है। जैसे किसी एंगल पे मोड़ा जाता है तो क्या करते हैं, एक टार्क लगाते हैं, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हैं, मोशन दे रहे हैं। तो क्या होता है, उस पर क्या होता है, थर्ड एक्सिस के अबाउट क्या लगता है, एक टार्क लगता है, ठीक है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव जाइरोस्कोपिक टार्क। और जो बियरिंग जो है, बियरिंग पर लगता है, मतलब बियरिंग जो लगाता है एक्चुअली में उसके वजह से क्या लगेगा, एक बियरिंग पर टार्क लगेगा जो कि बियरिंग द्वारा लगाया जाएगा, या फिर कह सकते हैं वो क्या होगा, वो रिएक्टिव जाइरोस्कोपिक टार्क होगा, ठीक है। तो इसी वजह से पहले के जमाने में हुआ था कि जाइरोस्कोपिक एक्शन की वजह से ही
जो उस समय जब जायरोस्कोप का ध्यान नहीं दिया जाता था प्लेन्स में, आजकल तो पूरा तरह से सबको पता है, तो जायरोस्कोप का ध्यान दिया जाता था, तो पहले के समय में नहीं ध्यान दिया गया था, तो बहुत सारे प्लेन्स क्रैश हो गई थी, जो कि शायद मुझे जहाँ तक याद है सेकेंड वर्ल्ड वार में यूज किया गया था। कई सारे जो है प्रोपेलर शाफ्ट वाले लड़ाकू विमान यूज किए गए थे, तो वो क्या होते थे, इसी जायरोस्कोपिक एक्शन की वजह से क्या हो जाते थे, गिर जाते थे। क्योंकि आपको पता है जब मोड़ेंगे तो ऐसे जो है इस दिशा में या तो आगे की ओर या तो पीछे की ओर क्या लगेगा, टार्क लगेगा। यानी प्लेन क्या होगा, या तो आगे की ओर झुकेगा, या तो अगर जायरोस्कोपिक टार्क को बैलेंस न किया जाए या तो आगे की ओर झुकेगा या तो पीछे की ओर झुकेगा। तो आगे की ओर झुकता था तो समझ जाते थे, लेकिन जब पीछे की ओर झुकता था तो वो समझ नहीं पाते थे और क्या हो जाता था, उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता था और गिर जाता था। ठीक है, तो इसीलिए जायरोस्कोपिक जो है एक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेन्स वगैरह में। ठीक है ना, और वो क्या होता है उससे जो है उनको बैलेंस भी किया जाता है जायरोस्कोपिक एक्शन की वजह से। उसमें बहुत सारे डिजाइनिंग प्रोसीजर होते हैं जिससे कि वो बैलेंस रहे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। ठीक है, रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल द्वारा उत्पन्न किया गया प्रभाव ही जायरोस्कोपिक इफेक्ट कहलाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जायरोस्कोपिक इफेक्ट। इस प्रकार एरोप्लेन, शिप्स, ऑटोमोबाइल्स ईटीसी में रोटेटिंग रोटर्स होते हैं, और जब ये किसी कर्व में मुड़ते हैं तो देखिए वही एग्जांपल हमने दिया, एरोप्लेन्स, शिप्स, ऑटोमोबाइल्स इत्यादि में। ऑटोमोबाइल्स में जैसे आपका पहिया ही है, पहिया रोटेट करता है, जब किसी एंगल पे जब आप मोड़ते हैं यानी किसी मोड़ पर मोड़ते हैं तो वहां पे जायरोस्कोपिक टार्क एक्ट करता है, जायरोस्कोपिक इफेक्ट आता है, जायरोस्कोपिक एक्शन आता है। ठीक है, तो वहां पे बैलेंस किया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे करेंगे नहीं। ठीक है, जो लोग फुल कोर्स पढ़े उसमें हमने बताया हुआ है कि कैसे जो है एक बाइक को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, कैसे बैलेंस होता है जायरोस्कोपिक टार्क के प्रभाव में भी। ठीक है, इसीलिए हम लोग झुकते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, झुकते हैं। ठीक है, एक टॉर्क देने के लिए जायरोस्कोपिक टार्क के अगेंस्ट। तो यहाँ पे हो गया, तो मुड़ते हैं तो इनमें क्या होते हैं, जायरोस्कोपिक इफेक्ट पैदा होता है। ठीक है, अब जो है आगे देखते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग। इसका क्या मतलब है, तो कोणीय वेग आप लोग जानते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है मुझे, और नहीं जानते हैं तो अभी क्या किया जा सकता, अभी तो नहीं कुछ किया जा सकता। तो एंगुलर वेलोसिटी में ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए कि एक्चुअली में एंगुलर वेलोसिटी मतलब कोणीय वेग होता है, लेकिन इसका दिशा कैसे देते हैं ये बस हम आपको बता दें। देखिए कोई भी रोटेशन होता है, जैसे यहाँ पे ऐसे रोटेशन हो रहा है, तो जो हमारा ऐसे अपनी उंगलियों को उस दिशा में मोड़िए, और अपना राइट हैंड होना चाहिए आपका, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड नहीं। और जो थंब होगा यानी अंगूठा होगा, जिस दिशा में पॉइंट करेगा उसी दिशा में आपका वो होगा। ठीक है, वेक्टर के रूप में। तो रोटेशन के रूप में तो ओमेगा ऐसे है, लेकिन जब आप वेक्टर के रूप में दिखाएंगे कहीं पर तो उसको कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, और अगर ओमेगा इस डायरेक्शन में होगा तो आपका क्या होगा, ओमेगा ऐसे है तो आपका थंब इधर की ओर आ रहा है, तो ओमेगा का जो वेक्टर के रूप में होगा इधर की ओर होगा। ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अब एंगुलर एक्सेलरेशन समझना जरूरी है, कोणीय त्वरण, यहीं से हम समझ पाएंगे जायरोस्कोपिक एक्सेलरेशन को भी। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कोणीय त्वरण, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा माना एक रोटर चित्रानुसार दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक रोटर दिखाया गया है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, ऐसे रोटेशन कर रहा है, तो हमारा जो रोटेशन एक्सिस है ये एक्स की ओर है। किसी समय क्या हो रहा है, एक्स डैश पर चला जाता है यहाँ से, और उसका स्पीड क्या होता है, ओमेगा से डेल्टा ओमेगा बढ़ जाता है, मतलब एंगुलर स्पीड जो होता है ओमेगा से डेल्टा ओमेगा हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इतना तो हो गया। अब इसके बाद आगे आपको समझ में आएगा। तो चित्र बी के अनुसार यहाँ पे लिखा गया है, ओ ए क्या है, ओमेगा कोणीय वेग। ठीक है, और ओ बी क्या है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ओ ए क्या है, कोणीय वेग का मान है। ठीक है, ओ बी क्या है, ये भी कोणीय वेग है, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा। ठीक है, और ए बी क्या है, ए बी क्या है, परिवर्तन दिखा रहा है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये अगर ओमेगा है आपका, वहां पे देखेंगे फिगर में, और ये ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा है, तो ये क्या बताएगा, दोनों में चेंज को ही तो बताएगा। मीन्स यहाँ पर हालांकि गया है वो, तो ये दोनों में चेंज को ही बताएगा, यानी ए बी वेक्टर किसको बता रहा है,
कोणीय वेग में परिवर्तन को। तो कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल ही कोणीय त्वरण होता है। लेकिन अब इस कोणीय वेग को हम जो है दो कंपोनेंट में बांट सकते हैं, एक बीसी कंपोनेंट हो गया, एक एसी हो गया। यहाँ पे जैसे फिगर में दिखाया गया, तो एसी कंपोनेंट क्या हो गया, एक्स दिशा में है, एक्स एक्सिस के अलांग है, ठीक है। और सीबी क्या है, कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लंबवत दिशा में है, यानी वाई एक्सिस की दिशा में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये समझिएगा ध्यान से, ये एक प्लेन में मोशन हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। जो यहां से समझिएगा, जो एक्स है वो यहां पर है और जो एक्स डैश है वो यहां पर है। एक्स पोजीशन, एक्स डैश एक्सिस, ध्यान से समझिएगा, एक्स एक्स डैश, यानी सेम एक प्लेन में ऐसे मोशन कर रहा है। मतलब आप जैसे समझ लीजिए एक लट्टू घूमता है ऐसे सरफेस पर, यानी या चाहे फर्श पर या जमीन पर, वैसे वो चल रहा है, दूर जा रहा है। ऐसे ये बॉडी का मोशन है जो यहाँ पे दिखाया गया। आप ये मत समझिएगा कि ऐसे मोशन कर रहा है, यहां से ऊपर की ओर जा रहा है, नहीं, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो ये दिशा जो होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इसको ऐसे आप क्या कर लीजिए, इसको ऐसे घुमा के ऐसे बराबर ऐसे ला दीजिए। अगर कोई माध्यम होता 3D तो हम आपको दिखा पाते। मीन्स यहाँ पे ये 3D अब जैसे ही निकाला तो ये हमारा यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा AC है, और बिल्कुल इस दिशा में हमारा क्या है, CB है, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, जो कि Y दिशा में है। अब यहाँ पे AC की दिशा में एंगुलर एक्सेलरेशन तो कैसे निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। तो AC दिशा में चेंज इन वेलोसिटी हम ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, AC की दिशा में चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, ये क्या, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, ये डेल्टा थीटा है, तो इसको निकालेंगे क्या होगा, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा कॉस डेल्टा थीटा, ठीक है। अब माइनस इनिशियली क्या है, शुरू में ओमेगा है, तो कर देंगे ऐसे, तो यहाँ पे कर दिया, यानी चेंज, यानी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। उसके बाद क्या किया, लिमिटिंग, जब लिमिट क्या किया, डेल्टा टेंस टू 0, तो क्या होगा, कॉस डेल्टा थीटा 1 के बराबर होगा। और लिमिटिंग जब डेल्टा टेंस टू 0, तो यहाँ से क्या होगा, ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, ये क्योंकि 1 के बराबर हो गया, तो यहाँ से ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, यानी क्या मिल गया हमको, AC दिशा में जो, AC दिशा में है ना, यानी AC दिशा में जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है, डी ओमेगा डी टी के बराबर। यानी इस दिशा में, हॉरिजॉन्टल दिशा में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। तो ध्यान से समझिएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है और बोर्ड के अंदर जाता हुआ वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो समझिएगा ये बोर्ड के अंदर है वाई, न कि यहाँ पे हम दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये वाई एक्सिस क्या है, बोर्ड के अंदर जाता हुआ, ठीक है, एक्सिस है। क्योंकि ये हमेशा यही रूल फॉलो करना है, राइट हैंड रूल, ठीक है ना, एक्सेस का। यानी कि अगर ये एक्स होगा तो ये वाई होगा और ये जेड होगा, ठीक है। अगर ये एक्स होगा तो ये वाई होगा, ये जेड होगा, मतलब साइक्लिक ऑर्डर में चलना चाहिए। थंब, ठीक है, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर, थंब इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर, या फिर मिडिल फिंगर तो थंब होगा फिर इंडेक्स फिंगर होगा, ठीक है ना, इस हिसाब से चलना चाहिए। तो वही चीज, अगर ये एक्स है तो बोर्ड के अंदर जाता हुआ वाई है और ये क्या है, जेड है, ठीक है। अगर ये एक्स है, ठीक है ना, अगर ये एक्स है तो ऐसे दिखा रहे हैं, हाँ, ये अगर एक्स है, थंब एक्स है, तो ये क्या है, बोर्ड के अंदर वाई है और ये क्या है, जेड है, ठीक है। तो इस वाई दिशा में, अब ये एक्स दिशा में एक्सेलरेशन आपका आ गया डी ओमेगा डी टी, ये इस दिशा में। वाई दिशा में क्या है, देखिए हम लोग, वाई दिशा में यानी सीबी दिशा में जो है वो क्या है, ऐसे दिखाएंगे। वाई डायरेक्शन में जो उसी का कंपोनेंट होगा, वहां से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग साइन थीटा से निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हम आपको दिखाएंगे, यहाँ सिंपली दिखा देते हैं, देखिए यही था ना, ये तो यही तो था, और ये डेल्टा थीटा अगर, और ये ओमेगा प्लस डेल्टा थीटा है, तो वाई दिशा में चेंज तो यही तो है, यही CB है। और यही जब CB है तो CB का ये वैल्यू कितना होगा, इसमें समकोण त्रिभुज में लगाइए तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है ना, तो साइन थीटा तो होगा, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा साइन थीटा, ये तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया साइन डेल्टा थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अब डेल्टा टी टेंस टू 0 में साइन डेल्टा थीटा के बराबर होता है, तो डेल्टा थीटा के बराबर ही कर लेंगे, और यहाँ से जब आप डेल्टा थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे आ जाएगा। और देख, चूंकि डेल्टा ओमेगा डेल्टा थीटा दोनों क्वांटिटी बहुत छोटे हैं, तो दोनों का गुणा और छोटा होगा, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नेग्लेक्ट कर लिया, तो हमको क्या मिला, फाइनली मिला ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओमेगा निकाल लिया डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा
मतलब डी थीटा अपान डी टी हो गया, जो कि क्या हो गया, डी थीटा अपान डी टी किसका है, ध्यान से समझिएगा, डी थीटा अपान डी टी क्या, आप प्रिसीजन दे रहे हैं, मतलब इसको ऐसे जिस जिस एंगुलर स्पीड से इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ये तो अपने एक्सिस पर रोटेट कर ही रहा है, लेकिन जिस स्पीड से आप घुमा रहे हैं वो है ये डी थीटा अपान डी टी। इसी को ओमेगा पी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, ओमेगा पी। इसको बोलते हैं प्रिसीजन एंगुलर वेलोसिटी या प्रिसीजन वेलोसिटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रिसीजन। तो ओमेगा ओमेगा पी हो गया, ठीक है। तो यही हो गया टोटल, जो आपका टोटल एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, सॉरी। तो इस तरह से ये किस दिशा में है, वाई दिशा में, ठीक है ना, वाई दिशा में मतलब अंदर की। तो ये आपका एक्स दिशा में, वाई और जेड, तो वाई दिशा में भी आपका एक एक्सेलरेशन आ रहा है, इस दिशा में तो एक्सेलरेशन आ ही रहा है, इस दिशा में भी एक एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है, जो कि जिसका मान इतने के बराबर है, ठीक है। तो टोटल जो अल्फा होगा डी ओमेगा डी टी प्लस ओमेगा डी थीटा अपान डी टी के बराबर होगा। और इसके बाद अगर ओमेगा कांस्टेंट हो, मान लीजिए अगर ओमेगा कांस्टेंट हो, ओमेगा कांस्टेंट हो तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो क्या होगा, जीरो होगा, तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल ओमेगा बचेगा यहाँ पे, और डी थीटा अपान डी टी को हम ओमेगा पी लिख सकते हैं, जहाँ पे ओमेगा पी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसीजन है, जिसको हम लोग प्रिसीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाई एक्चुअली में ये थोड़ा सा एक्सिस गलत बनाया गया है, इधर की ओर होना चाहिए, राइट वाला जो वाई होगा अंदर की ओर होगा, ये बाहर की ओर आता हुआ तो ये रॉन्ग होगा, इधर की ओर इस पर रिएक्टिव जायरोस्कोपिक नहीं, इस पर नहीं, हाँ इस पर रिएक्टिव जायरोस्कोपिक एक कपल एक्ट करेगा, लेकिन इधर की ओर एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल एक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये वाई है, लेकिन इधर की ओर रिएक्टिव लगेगा, कौन सा, रिएक्टिव, ठीक है। तो अब यही ओमेगा ओमेगा पी को क्या बोलते हैं हम लोग, जायरोस्कोपिक एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये ओमेगा ओमेगा पी क्या कहलाता है, यही जायरोस्कोपिक एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जायरोस्कोपिक एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो देखिए लास्ट जो है आपका, तो जायरोस्कोपिक कपल या जायरोस्कोपिक टार्क किसके बराबर होगा, तो जायरोस्कोपिक कपल या जायरोस्कोपिक टार्क जो होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो है आपको डेरिवेशन करना है तो डेरिवेशन भी कर सकते हैं, आप जो है आराम से कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है ये आप ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज हम आपको ये भी बता सकते हैं ऐसे फार्मूला, क्योंकि टार्क है तो टार्क क्या होगा, आई अल्फा के बराबर होगा, तो आई हो गया बॉडी का, और अल्फा भी बताया जायरोस्कोपिक जो एक्सेलरेशन होता है क्या होता है, ओमेगा ओमेगा पी होता है। ओमेगा पी क्या है, जो थीटा अपने एंगुलर प्रिसीजन दे रहे हैं, थीटा प्रिसीजन वो है, मतलब कितने स्पीड से आप थीटा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ओमेगा क्या है, वो बॉडी खुद जो रोटेट कर रहा है, ठीक है, वो है। तो ये होता है आई ओमेगा ओमेगा पी के बराबर होता है जायरोस्कोपिक टार्क या कपल के बराबर। आप चाहे तो ऐसे फिगर बना के ऐसे जो है यहाँ पे दिखा के आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका अगर ये है तो इधर की ओर आपका एक्टिव जायरोस्कोप अप्लाइड कपल है ये, तो ये क्या होगा, इस दिशा में क्या होगा आपका जो है, मतलब ये आपका अप्लाइड कपल होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या होगा, रिएक्टिव कपल होगा। तो यहाँ पे जैसे एक्चुअली में क्या किया गया, यहाँ पे क्या किया गया, वही चीज अपनाया गया है कि अगर मान लीजिए आई ओमेगा होगा मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि देखिए फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है, और जो टार्क होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को नॉर्मली आई ओमेगा से चलिए लिख रहे हैं, वैसे तो एल से लिखते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आई ओमेगा है और यहाँ पर भी तो आई ओमेगा ही रहेगा, क्योंकि ओमेगा बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि हमने माना है ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, तभी हम जाइरोस्कोपिक कहते हैं। मतलब ओमेगा का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, मतलब जो आपका बॉडी रोटेट कर रहा है जिस स्पीड से, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगा, आई ओमेगा हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा थीटा हो गया, ये क्या होगा, चेंज को दिखाएगा। अब यही चेंज बराबर चेंज बटे टाइम होगा, तो यही चेंज क्या होगा, इसको क्या मान सकते हैं, आर्क की तरह मान सकते हैं, और ये रेडियस और ये आर्क, तो आर्क बराबर यानी चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या, यहाँ पे वही लगाया गया है, यहाँ पे वही लगाया गया है, आई ओमेगा डेल्टा थी और टी बराबर
इतना कर दिया गया है। ठीक है, तो टी बराबर आई ओमेगा पी जो है आंसर आ जाए। तो बस इतना ही। जो है चैप्टर थोड़ा बड़ा था, लेकिन इसका कुछ पार्ट, इसमें कुछ पार्ट हम लोग सेकेंड चैप्टर का भी देखे हैं। ठीक है, तो बस ये कंप्लीट हो जाता आपका इसका भी रिवीजन। धन्यवाद।